अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैर खैरियत से होंगे। अगर आपको आवाज़ आ रही है, मेरी वीडियो क्लियरली आ रही है, तो प्लीज़ चैट बॉक्स के अंदर मेंशन भी कर दें। हम कुछ देर वेट करेंगे ताकि बाकी पार्टिसिपेंट्स भी हमें ज्वाइन कर लें और उसके बाद इंशाल्लाह हम स्टार्ट करेंगे। वालेकुम अस्सलाम अदनान साहब, कैसे हैं आप? सॉरी, मैं इसके बीच में इधर उधर देख रहा हूँगा। काफ़ी स्क्रीन मेरे इस तरफ है। दो कैमरा सेटअप हुए हुए हैं, एक पे ये जिस पे रिकॉर्ड हो रहा है, दूसरा ये जूम के साथ जो कनेक्टेड है। तो मैं जहाँ भी देख रहा हूँ, और मैं साथ आईपैड कैरी कर रहा हूँ जिस पे मैंने पॉइंटर्स नोट डाउन किए हुए हैं जो कि हमारे डिस्कशन पॉइंट्स हैं। तो ड्यूरिंग द वेबिनार मैं जहाँ भी देख रहा हूँ, बस ये अंडरस्टैंड कीजिएगा कि मैं बात आप लोगों से ही कर रहा हूँ। तो उसमें कोई भी कन्फ्यूजन हो तो प्लीज़ मैं चैट बॉक्स भी साथ साथ गो थ्रू कर रहा हूँ। किसी भी तरह की कन्फ्यूजन, किसी भी चीज़ में आपको अंडरस्टैंडिंग में डिफ़िकल्टी हो तो प्लीज़ चैट बॉक्स के अंदर आप अपने सवाल जो हैं वो शेयर कर सकते हैं। मैं इंशाल्लाह साथ साथ ही आंसर करता रहूँगा। मैं फ़ोन्स साइलेंट कर लूँ ताकि बीच में डिस्टर्बेंस ना हो। और अब मैं वेटिंग रूम को भी डिसेबल कर रहा हूँ ताकि जो भी पार्टिसिपेंट्स हैं वो आके ज्वाइन कर सकते हों। हम 10:05 पे एग्जैक्टली स्टार्ट करेंगे। इन द मीनवाइल आपके कोई भी सवाल हो या इस वेबिनार से जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो प्लीज़ चैट बॉक्स के अंदर मेंशन कर दें ताकि वी मेक श्योर कि हम वो टॉपिक्स भी मिस आउट ना कर रहे हों, हम वो टॉपिक्स भी डिस्कस कर लें प्रॉपर्ली। सेकेंडली, मुझे ये भी इसमें बताइएगा कि अगर साउंड में कोई डिस्टॉर्शन या वीडियो के अंदर कोई भी इश्यूज़ हैं तो। अस्सलाम वालेकुम जुनैद साहब, कैसे हैं आप? हम इंशाल्लाह 2 मिनट में वेबिनार स्टार्ट कर रहे होंगे। उससे पहले अगर आपको कोई भी साउंड के अंदर या वीडियो के अंदर कोई भी डिफ़िकल्टी हो तो प्लीज़ वो चैट बॉक्स के अंदर मेंशन कर दें। सेकेंडली, जो भी आपकी वेबिनार से एक्सपेक्टेशन है या फिर आप लोग चाहते हैं कोई स्पेसिफिक टॉपिक्स ऐसे हों जो कि डिस्कस होने चाहिए तो प्लीज़ वो भी चैट बॉक्स के अंदर मेंशन कर दें। मैं साथ साथ चैट बॉक्स भी गो थ्रू कर रहा हूँ ताकि आप लोगों की कोई भी क्वेरीज हों तो वो भी साइड बाय साइड हम आंसर कर सकें। अच्छा, थ्रू आउट द वेबिनार हम मल्टीपल चीज़ें डिस्कस कर रहे होंगे। साथ साथ ये रिकॉर्ड भी हो रहा है तो इसके जो पार्टिसिपेंट्स हम लोगों को ज्वाइन नहीं कर सके उन लोगों के साथ रिकॉर्डिंग भी शेयर कर दी जाएगी। वी विल बी स्टार्टिंग इन द नेक्स्ट मिनट इंशाल्लाह एट 10:05। तब तक हम वेट करते हैं कि जितने पार्टिसिपेंट्स और भी हैं वो भी हमें ज्वाइन कर लें। वॉइस लो आ रही है। मैं ट्राई करता हूँ इसके साथ जूम के साथ जो अटैच है ना वो ये वाला माइक है। मैं इसके लेवल चेंज करके ट्राई कर लेता हूँ। बताइएगा जब एडजस्टेड हो। आप बताएं अगर बेहतर है या अभी भी उसी तरह है वॉइस। अगर अभी भी उसी तरह है, मैं और एक और लेवल ड्रॉप कर रहा हूँ उस पर। अब बताइएगा, अब बेहतर है? परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। फिर लेट्स गेट स्टार्टेड। हम लोगों ने इस वेबिनार पे मोस्टली जो मेंबर्स हैं वो मेरे ख्याल से पर्सनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट में से हैं, जिसमें हम लोगों ने पहले डिस्कस किया था कि हम अपनी इनकम को किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए हमें, और हम सेविंग्स किस तरह से कर सकते हैं। अब क्योंकि काफ़ी चीज़ें तब से अभी तक बदल चुकी हैं, एक इकनॉमिक टर्मोइल भी है, एक पॉलिटिकल टर्मोइल भी है मुल्क के अंदर, जिसकी वजह से बहुत चीज़ें चेंज हो गई। तो आज हम लोग स्क्रैच से कुछ कॉन्सेप्ट्स भी गो थ्रू कर रहे होंगे और उसके बाद हम लोग ये भी देखेंगे कि अब इस सूरत हाल में हम अपने आप को या अपनी इन्वेस्टमेंट्स को, अपने पैसे को किस तरह से सेव कर सकते हैं, किस तरह से उसे ग्रो कर सकते हैं।
सबसे पहले एक बेसिक चीज़ से स्टार्ट लेंगे कि व्हाट इज़ मनी, कि पैसा एक्चुअली है क्या, वो फॉर्म कैसे होता है, मॉडर्न या आजकल की ज़िंदगी के अंदर पैसा किस तरह से ट्रैवल कर रहा है। एक पिछले दिनों मैंने एक रील भी बनाई थी इंस्टाग्राम, जिस पे मैंने मेंशन किया था एक्चुअली कि 97% दुनिया का जो पैसा है इस टाइम ग्लोबली, जो पैसा हम यूज़ कर रहे होते हैं, 97% सिर्फ इलेक्ट्रॉनिकली एग्जिस्ट करता है। यानी कि पूरी दुनिया के अंदर जो हम करेंसीज यूज़ कर रहे होते हैं उसमें से सिर्फ 3% ऐसी है जो कि करेंसी नोट्स या कॉइन्स के अंदर है। उसके अलावा 97% ट्रांजैक्शंस या 97% दुनिया का पैसा जो है वो सिर्फ प्लास्टिक मनी है, या फिर वो नंबर्स हैं जो कि एग्जिस्ट करते हैं, वो सारा डेट है या फिर क्रेडिट है या IOUs हैं। हम वैसे इसमें ये भी डिस्कस करेंगे IOU होता क्या है। अगर किसी भी चीज़ में किसी भी कॉन्सेप्ट पे कोई भी कन्फ्यूजन हो तो चैट बॉक्स के अंदर आप साथ साथ मेंशन करते जाइएगा। मैं होपफुली इसे कोशिश करूँगा कि मैं ज़्यादा एलेबरेट कर सकूँ, उसे क्लियर कर सकूँ। कमिंग टू द टॉपिक, सबसे पहली चीज़ कि व्हाट इज़ मनी। पैसे को अगर हम डिफ़ाइन करें, एक इंग्लिश की डेफिनेशन जो पैसे की है वो है कि मनी इज़ एनीथिंग यू यूज़ टू ट्रेड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज एंड टू स्टोर वैल्यू। कि पैसा कोई भी ऐसी चीज़ जो कि जिसके अंदर आप वैल्यू को स्टोर कर सकें या फिर आप उसे ट्रेड कर सकें गुड्स एंड सर्विसेज के लिए, तो वो पैसा है। वो किसी भी तरह की चीज़ हो सकती है, वो कोई फिज़िकल आइटम हो सकता है, वो कोई वर्चुअल आइटम हो सकता है। अब वेब 3.0 के टाइम पे जिसमें हम लोग कहते हैं कि क्रिप्टो करेंसीज भी आ गई हैं, NFTs भी आ गए हैं, तो वर्चुअल या फिज़िकल चीज़ जो कि हम ट्रेड कर सकें जिसके बिहाफ पे, और वो एक वैल्यू को स्टोर करती हो, तो ये पैसा है। अच्छा, जब तक, लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि जब तक सब लोग कलेक्टिवली ये मानते हों कि वो चीज़, वो वर्चुअल है या फिज़िकल है, वो कोई वैल्यू होल्ड करती है। अगर लोग ये मानना खुद बंद कर दें कि वो कोई वैल्यू होल्ड करती है, तो उस चीज़ की कोई वैल्यू नहीं होगी, वो पैसा नहीं कंसिडर होगा। अब पैसा जो है वो लिक्विड कैश भी हो सकता है। आप लोगों के कमर्शियल बैंक अकाउंट्स के अंदर जो नंबर्स हैं उससे भी हम पैसा कंसिडर कर सकते हैं। हम सर्टिफिकेट्स ऑफ डिपॉजिट्स जो हैं उन्हें भी पैसा कंसिडर कर सकते हैं। चेक को भी हम पैसा कंसिडर कर सकते हैं, एसेट्स को भी कर सकते हैं। इस तरह से बहुत सारी चीज़ें हैं जिन्हें हम पैसा कंसिडर कर सकते हैं। अब जब भी करेंसी की बात हो या पैसे की बात हो तो इसके अंदर कुछ कॉमन ट्रेट्स होते हैं जो उसे करेंसी बनाते हैं। अगर ये कॉमन ट्रेट्स या ये ट्रेट्स उस चीज़ के साथ एसोसिएटेड ना हो तो उसे हम करेंसी या पैसा नहीं मान सकते। सबसे पहला और मोस्ट इम्पॉर्टेंट ट्रेट जो है वो है कि मीडियम ऑफ एक्सचेंज होना चाहिए, कि लोग इसे कंसिडर कर सकें। इसे जब भी आप किसी दुकान में जाएं तो वो एक्सेप्ट कर रहे हों उसे, एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज हो ये। अगर ये मीडियम ऑफ एक्सचेंज नहीं होगा या अगर लोग विलिंग नहीं होंगे कि वो अपनी गुड्स या सर्विसेज आपको इस करेंसी के अगेंस्ट दें, तो इस पैसे की या इस करेंसी की कोई वैल्यू नहीं होगी। फॉर एग्जांपल, अगर आप किसी दिन एक दुकान जाते हैं और दुकान वाला इनकार कर देता है पाकिस्तानी रुपीज़ लेने से, तो उस पाकिस्तानी रुपीज़ या उसकी कोई वैल्यू नहीं होगी। अच्छा, इसके साथ साथ दूसरा जो चीज़ होती है वो होती है कि स्टोर ऑफ वैल्यू, जो कि पैसे के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। यानी कि आपने 10 रुपये का या 100 रुपये का जो नोट है उसकी वैल्यू उतनी ही रहे, वो ओवर टाइम डिक्रीज़ ना हो रही हो। इन्फ्लेशन और ये सारी चीज़ें तो होती हैं, लेकिन इतनी जल्दी ये डी वैल्यू या इतनी जल्दी जो स्टोर ऑफ वैल्यू है वो चेंज ना हो रहा हो। बार्टर के अंदर ये सबसे बड़ा एक इशू आता था जो स्टोर ऑफ वैल्यू का है। हम आगे इसे भी डिस्कस करेंगे कि वो क्या इशू आता था और क्यों करेंसीज की तरफ शिफ्ट किया गया इस सारे को। अब आजकल की करेंसी की अगर हम बात करें, जो हम आजकल यूज़ करते हैं, रुपीज़ को कर लें या डिजिटल को भी कर लें, तो इसमें एक सबसे बड़ा इशू जो है वो ये है कि लैक ऑफ इनहेरेंट वैल्यू है। यानी कि मॉडर्न करेंसीज जितनी भी हैं उनकी कोई एक ऐसी वैल्यू नहीं है। यानी कि आप 100 रुपये का नोट उठा लें या 5,000 रुपये का नोट उठा लें, या आप 5-5 हज़ार के जितने नोट उठा लें, 20 रुपये के उठा लें, 100 के, 10 के, वो एक्चुअली जो चीज़ है, जो नोट है,
उसकी कोई उनके बीच में डिफरेंस नहीं है, कोई मटेरियल ऐसा नहीं इस्तेमाल हुआ हुआ जो कि बता सके कि ये अच्छा 5,000 का है, ये 20 रुपये इसकी वैल्यू होनी चाहिए। सिर्फ जो गवर्नमेंट ने एक इशू किया हुआ है, जो उसके ऊपर तस्वीर बनी हुई है, उसी से हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। पहले करेंसी जो है वो गोल्ड स्टैंडर्ड पे हुआ करती थी, यानी कि बैंक्स करते ये थे कि जितना पैसा है उसके अगेंस्ट गोल्ड का एक रिज़र्व होता था, और नोट के ऊपर लिखा होता था कि आप कभी भी बैंक जाएंगे तो आप क्लेम कर सकते हैं कि उसके अगेंस्ट आपको उतना गोल्ड मिलेगा, उस नोट की जो वैल्यू है। ये एक अश्योरिटी ही होती थी, आपका जो गवर्नमेंट के अंदर या बैंकिंग सिस्टम के अंदर जो ट्रस्ट होता था उसके बिहाफ पे करेंसी मूव कर रही होती थी। विल डाइव डीपर इनटू दिस कि किस तरह काम करता है, हिस्टोरिकली क्या होता था, अब आके क्या होता है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उसके अंदर हम डिग इन करता जाएंगे। अब अभी के जो है वो इशू ये है कि अभी की करेंसी की कोई इनहेरेंट वैल्यू उस तरह से नहीं है, मतलब ना तो उसके अंदर कोई सोने की तार डली हुई है, ना ऐसी कोई चीज़ है जो कि उसे उस तरह की वैल्यू प्रोवाइड कर सके। ये सिर्फ एक ट्रस्ट की बेसिस पे, एक गवर्नमेंट के अंदर ट्रस्ट की बेसिस पे चल रही होती है। आजकल हम लोग जो हैं मॉडर्न करेंसी के अंदर लाजमी नहीं है कि हम कैश यूज़ कर रहे हों। पहले तो ये हुआ करता था कि सोने के सिक्के हुआ करते थे, वो यूज़ किया करते थे, उसकी वैल्यू, सिल्वर के सिक्के नहीं तो यूज़ कर लेते थे। आजकल हम मोस्टली कैश यूज़ भी नहीं कर रहे होते, हम कार्ड्स यूज़ करते हैं या फिर चेक के थ्रू ट्रांजैक्शंस कर देते हैं, ई बैंकिंग यूज़ कर रहे होते हैं, मोस्टली हम इस तरह से यूज़ कर रहे हैं। पहले हिस्टोरिकली जो कहा जाता है वो कहा यह जाता है कि पहले हुआ करता था बार्टर सिस्टम। जो फादर ऑफ मॉडर्न इकॉनमी है, उन्होंने बुक भी उस पर लिखी हुई है, वेल्थ ऑफ नेशंस आई सपोज, और कहा जाता था कि इससे पहले एक बार्टर सिस्टम एग्जिस्ट किया करता था कि लोग ट्रेड ऐसे करते थे कि अगर आपने सब्जियां ग्रो की हुई हैं तो आप, और आपको चाहिए कोई टेबल, तो आप इर्द गिर्द घूमेंगे, आपको कोई कारपेंटर जब तक नहीं मिल जाएगा, आप सब्जियां उसे ऑफ़र करेंगे, वो उसके बदले में आपको टेबल बना के देगा। अब इशू ये है कि बहुत सारे एंथ्रोपोलॉजिस्ट इस पूरी थ्योरी से कॉन्ट्रडिक्ट करते हैं, कहते हैं कि हिस्टोरिकल कोई रिकॉर्ड नहीं है कि बार्टर सिस्टम कभी एग्जिस्ट किया करता था। यानी कि एक तो हमारी जो ये पैसे की या फिर करेंसी की जो बेसिस है वो ही गलत है कि इससे पहले बार्टर सिस्टम हुआ करता था। इस वजह से हमने करेंसी बनाई कि हम प्रॉपर डिवीजन और ट्रेड जो है वो प्रॉपर इस्टेब्लिश कर सकें। इशू ये होता था बार्टर सिस्टम के साथ कि 2-3 चीज़ें उसमें एक इशू आएंगी। एक तो ये कि अगर आप फॉर एग्जांपल फार्मर हैं, एग्रीकल्चरल, आप उससे ग्रो कर रहे हैं और आपने वो ट्रेड करना है, तो ये स्टोर ऑफ वैल्यू प्रॉपर नहीं है। फॉर एग्जांपल आपने आलू उगाए हैं, लेकिन विद टाइम जो है वो आलू ख़राब हो रहे हैं, तो आपको जल्दी जल्दी ऐसा कोई बंदा ढूंढना पड़ेगा जिसे आलू की ज़रूरत है। अगर आपको ऐसा बंदा नहीं मिलेगा तो आपकी जो करेंसी जो है वो विद टाइम डेप्रिशिएट होती जाएगी। जैसे ही आलू ख़राब हो गए, अब उसका कोई यूज़ नहीं है, कोई भी वो ट्रेड नहीं करेगा, तो आपकी सारी वेल्थ जो है वो एक ही दम से ख़त्म हो गई। ये एक सबसे बड़ा इशू होता था। दूसरा इशू बार्टर के अंदर ये है कि आपने एक स्पेसिफिक टाइम पे ऐसा बंदा या ऐसी पार्टी ढूंढना जिसे उस चीज़ की ज़रूरत हो जो आपके पास है। फॉर एग्ज़ाम्पल अब अंदाज़ा लगाएं कि जब से हम कहते हैं कि बार्टर ट्रेड एग्जिस्ट किया करती थी, वो इतना पुराना दौर था जिसके अंदर आप ओपनली ट्रैवल नहीं कर सकते थे। सोसाइटीज़ इतनी सेफ़ नहीं हुआ करती थी जिस तरह से आज एग्जिस्ट करती हैं। तब पॉपुलेशन भी कम हुआ करती थी, और आपने ट्रेड के लिए ट्रैवल करने का मतलब ये है कि आप हज़ार तरह के खतरों से हो के गुज़र के जा रहे हैं। आपने जंगल से भी गुज़रना है, उसमें ठंड भी पड़ेगी, डाकू भी पड़ेंगे, आपको जंगली जानवर भी पड़ेंगे। तो इस चीज़ की कोई अश्योरिटी नहीं होती थी कि आप जो चीज़ ट्रेड करने जा रहे हैं वो वहाँ तक पहुँच सके। पहले गिफ्टिंग सोसाइटीज़ हुआ करती थी। फॉर एग्ज़ाम्पल हम ग्रुप के अंदर जितने ये 10-12 लोग हैं जो कि ये सुन रहे हैं, हमारी एक सोसाइटी है, हम एक छोटे से इलाके में रहते हैं। मुझे कोई चीज़ चाहिए, फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे मुर्गी चाहिए, मुझे पता है कि हसीब साहब यहाँ मेरे घर के करीब ही रहते हैं, इनके पास मुर्गियाँ हैं, तो मैं जाऊँगा, मैं उनसे रिक्वेस्ट कर दूँगा कि मुझे ये चीज़ चाहिए, तो आप काइंडली अगर फेवर करें मुझे मुर्गी दे दें, मैं आज वो पका के खाना चाहता हूँ। तो वो मुझे इसी तरह से मुर्गी गिफ्ट कर देंगे, क्योंकि हम बड़े क्लोजली रहते हैं, हम साथ सर्वाइव कर रहे हैं। इतनी सारी और मुश्किलात हैं जो दुनिया की, जो कि हम साथ ही गुजार रहे हैं, उसके साथ ही फाइट बैक कर रहे हैं उन सब चीज़ों को। तो वो एज अ फेवर वो मुझे मुर्गी गिफ्ट कर देंगे। इन रिटर्न
उन्हें जब किसी चीज़ की ज़रूरत होगी वो देखेंगे मेरे पास है तो वो भी इसी तरह से रिक्वेस्ट कर देंगे और मैं उन्हें वो चीज़ दे दूँगा। इसके अंदर सोसाइटी में बस ये होता था कि मैक्सिमम हम ये सोचेंगे कि कोई फेवर रिटर्न नहीं करेगा तो हम उसके बारे में बुरा सोचना शुरू कर देंगे, उस तरह की चीज़ होगी। लेकिन ये ऐसा बेसिस नहीं है कि जिसकी वजह से हम करेंसी क्रिएट करें। होता ये था कि हम लोग ट्रेड सिर्फ उन लोगों से करते थे जब हमें अश्योरिटी होती थी कि फ़लानी जगह पे फ़लाना एक कबीला है, उसके पास वो चीज़ है जो कि हमें चाहिए और हमारे पास भी एग्जैक्टली वही चीज़ है जो कि उन्हें चाहिए। तब हम इतनी मुशक्क़त से गुजरेंगे, इतना ट्रैवल करके वहाँ जाएंगे और ट्रेड करेंगे। उसके अलावा हम लोगों के पास कोई चांस नहीं होता था कि हम बार्टर ट्रेड कर सकें। तो मोस्टली हम लोग IO यूज़ करते थे, जैसे कि अब मेरा आप पे उधार रहा, इस तरह से हम लोग ट्रेड किया करते थे कि कोई सर्विस चाहिए, मैं कारपेंटर हूँ, अगर आपको टेबल चाहिए तो मैं आपको टेबल बना के दे दूँगा, उसके अगेंस्ट इन नियर फ्यूचर मुझे आपसे कोई चीज़ चाहिए होगी तो मैं वो रिक्वेस्ट कर दूँगा और आप वो दे देंगे। ये गिफ्टिंग सोसाइटीज़ हुआ करती थी। करेंसी की बेसिस जो है वो एक बहुत डिफरेंट हुआ करती थी कि करेंसी किस तरह से फॉर्म में, दैट वाज मोर टू कंट्रोल ह्यूमन बिहेवियर। कि हम लोगों ने देखा कि एक फ़लाना कबीला है, हम गए उस पर कब्ज़ा कर लिया, सारी चीज़ें हमने उठा ली, सब अपने पास रख लिया। अब उन्हें अगर हमने उनसे काम लेना है तो उन्हें हम कहेंगे कि आप लोगों ने अगर इस इलाके में रहना है तो आप लोगों को टैक्स देना पड़ेगा। टैक्स किस फॉर्म में होगा? टैक्स होगा हमारी करेंसी की फॉर्म में, जो हम मिंट करते हैं उसकी फॉर्म में टैक्स होगा। अब वो करेंसी उनके पास तो नहीं है तो वो टैक्स कैसे देंगे? वो टैक्स सिर्फ उस सूरत में दे सकेंगे जब उन्हें वेजेस मिलेंगी। वेजेस उन्हें कब मिलेंगी? वेजेस तब मिलेंगी जब वो मेरे लिए जो कि करेंसी मैं मिंट करता हूँ, मेरे लिए काम करेंगे, मैं उन्हें उसी करेंसी से वेजेस दूंगा और उन वेजेस से वो वहाँ रहने का या वहाँ काम करने का टैक्स पे करेंगे। और इस तरह से मैं कंट्रोल करता रहूँगा बिहेवियर और उन लोगों को अपने साथ काम करवाता रहूँगा। इस तरह से एक्चुअली करेंसी फॉर्म हुई थी। इट हैज़ मोर टू डू विद कंट्रोल रादर देन ट्रेडिंग और बाकी सब चीज़ें। तो ये एक बेसिस है वैसे कि करेंसी एग्जिस्टेंस में आई कैसे थी। अब आके जो बेसिस है वो बहुत हद तक चेंज हो गया हुआ है। अब मॉडर्न बैंक्स जो आए हैं वो एक बहुत डिफरेंट तरीके से ऑपरेट करते हैं। हम लोग यूजुअली या मोस्टली लोग जो हैं उन्हें ये लगता है कि बैंक ऐसे ऑपरेट करता है कि हम 100 लोग हैं, हम लोगों ने पैसा अपना बचा के रखना है तो हम एक बैंक के पास जाएंगे, वहाँ पैसे दे देंगे और वो अपना प्रॉफिट ऐसे कमाएगा कि इन हम 100 लोगों का पैसा वो बोरोवर्स को देता जाएगा और उस पर जो इंटरेस्ट आएगा वो बैंक रख लेगा और हमारे पैसे उसी तरह से स्टोर रहेंगे। अनफॉर्चुनेटली बैंक्स डू नॉट ऑपरेट लाइक दिस एनीमोर। अब आके क्योंकि मोस्टली करेंसी जो है डिजिटल है या डेट की फॉर्म में है, तो बैंक से जब भी हम लोन लेने जाते हैं तो उसने एक नंबर बैंक अकाउंट्स के अंदर इंक्रीज़ करना है, सिर्फ वो डिजिटली एग्जिस्ट करता है। वो पैसा फॉर्म भी इसी तरह डिजिटली हो जाता है और लोन रीपेमेंट की बारी वो गायब भी डेट इसी तरह से हो जाता है। ये सारा कुछ हवा में बस हो रहा है, उसकी फ़िज़िकल एग्जिस्टेंस कोई नहीं होती। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि हमारे मिसकॉन्सेप्शंस हैं पैसे के बारे में या बैंकिंग सिस्टम के बारे में कि किस तरह से वो चलता है, किस तरह से नहीं चलता। सो द बेसिक थिंग इज़ दैट वट एवर वी नो अबाउट मनी इज़ मोस्टली रॉन्ग। इसके पीछे बेसिस पे जो कॉन्सेप्ट्स हैं या ये किस तरह से बनता है, किस तरह से इंक्रीज़ होता है, किस तरह से डिक्रीज़ होता है, वो बहुत डिफरेंट है। और अगर आप पैसा सेव करना चाहते हैं या इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो इसे आप पर इमोशनली डिटैच आपको होकर इसे ऑपरेट करना पड़ता है। इमोशनली डिटैचमेंट का मतलब ये है कि इसे जब आप एक नंबर्स की गेम की तरह ट्रीट करेंगे तो आपके लिए ज़्यादा आसान हो जाएगा। आप इतना ज़्यादा अपनी हेल्थ पे या इतना पैनिक नहीं करेंगे ऐसे के बारे में। मूविंग ऑन, जो हम आजकल करेंसी यूज़ करते हैं इट्स कॉल्ड फियाट मनी, जो ये प्रिंटेड करेंसी जो नोट्स होते हैं जो हम यूज़ कर रहे होते हैं। पहले ये हुआ करता था कि गोल्ड के अगेंस्ट हुआ करती थी तो इसकी एक कोई स्ट्रॉन्ग वैल्यू हुआ करती थी। आजकल करेंसीज़ की जो वैल्यू होती है ये मोस्टली गवर्नमेंट्स ही कंट्रोल करती हैं। ये डिमांड एंड सप्लाई पे ही मूव कर रही होती है करेंसी की क्या वैल्यू होगी, क्या वैल्यू नहीं होगी। और कोई भी करेंसी, फॉर एग्जांपल हम अगर डॉलर को ले लें या पाकिस्तानी रुपये को ले लें, उसकी वैल्यू सिर्फ और सिर्फ इस बेसिस पे होती है कि गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया हुआ है कि ये एक लीगल टेंडर है, कि यानी कि
हम लोग इसे एक्सेप्ट करेंगे और जितने भी लोग इस कंट्री के अंदर रह रहे हैं वो सब इसे एक्सेप्ट करेंगे। गवर्नमेंट ने ये इस डिक्लेरेशन की ये लीगल टेंडर है, इसकी बेसिस पे करेंसी बन रही है या चल रही है हमारी सोसाइटी के अंदर। अगर किसी दिन गवर्नमेंट ये लीगल टेंडर हटा दे तो उस करेंसी की, उस नोट की, उसकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी। वो बेशक बैंक में हो, वो बेशक चेक की फॉर्म में हो, वो बेशक कैश की फॉर्म में हो, उसकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी। सिर्फ इस लीगल टेंडर की बेसिस पे ये हमें अलाउड है कि हम किसी भी शॉप में जाते हैं, वहाँ करेंसी नोट्स देते हैं और उसके एक्सचेंज के अंदर वो हमें गुड्स या सर्विसेज प्रोवाइड कर देते हैं। 1993 तक ये होता था कि पैसा या करेंसी जो है ये बैक्ड होती थी किसी प्रेशियस मेटल यानी कि सिल्वर या गोल्ड के साथ। 1976 में आके यूएस ने कम्प्लीटली गोल्ड स्टैंडर्ड जो है उसे अबैंडन कर दिया हुआ था। 1976 के बाद से गोल्ड स्टैंडर्ड पे करेंसी नहीं ऑपरेट कर रही, यानी कि अब आप बैंक को जाके ये नहीं कह सकते कि इतने नोट हैं, इसके अगेंस्ट मुझे इतना सोना दे दो। अब ऐसे नहीं होता, सिर्फ वो लीगल टेंडर के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। अब होता ये कि पैसा क्योंकि सिर्फ तब वैल्यू रखता है जब इर्द गिर्द के सब लोग ये माने कि उस पैसे की या उस करेंसी की कोई वैल्यू है। अगर ये लोग मानना बंद कर दें कि उसकी कोई वैल्यू है तो उसका परसेप्शन या उसकी वैल्यू वाकई में डिक्रीज़ हो जाती है। लेकिन परसेप्शन जो है पैसे का या फिर एक कंट्री के अंदर ट्रस्ट, ये बहुत सारी चीज़ों की बेसिस पे चेंज हो रहा होता है विद टाइम। इसमें पॉलिटिकल आपकी चीज़ें भी आ जाती हैं, इकोनॉमिक चीज़ें भी आ जाती हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, जियोपॉलिटिकल एक्टिविटीज़, वॉरफेयर, सब चीज़ें इस पे इम्पैक्ट कर रही होती हैं कि पैसे की परसेप्शन क्या होगी। मेरे ख्याल से कैम का कोई इशू आ रहा है। जस्ट गिव मी अ क्विक सेकंड, आई ट्राई टू कनेक्ट इट अगेन। Just give me 1 second, I'll try to connect the cam again. जी रियली सॉरी अबाउट दैट। उसकी बैटरी डेड हो गई थी। आई जस्ट हैड टू स्विच इट ऑन अगेन, जस्ट हैड टू चेंज द बैटरीज। अच्छा, तो पैसा जो है वो सिर्फ परसेप्शन की बेसिस पे एग्जिस्ट कर रहा होता है। अगर डाउन द रोड आवाम का परसेप्शन चेंज होने लग जाए तो पैसा अपनी वैल्यू जो है वो लूज़ करता जाता है। अब जब पैसा अपनी वैल्यू लूज़ कर रहा होता है तो इसी को हम इन्फ्लेशन कह रहे होते हैं कि एक परसेप्शन की बेसिस पे पैसे की वैल्यू कम होती जा रही है, चीज़ें जो हैं वो महंगी होती जा रही हैं। जो चीज़ हमें कल 100 रुपये की मिलती थी अब हमें वो 150 की मिलती है या 200 की मिलती है। ये इन्फ्लेशन रेट है, ये जैसे जैसे इंक्रीज़ होता जा रहा होता है उसी तरह से चीज़ें महंगी होती जा रही होती हैं। अब आती है दूसरी चीज़, रिसेशन, जो कि अभी एक टर्मोइल चल रहा है। सबसे पहली चीज़ तो ये कि रिसेशन जो है ये एक ग्लोबल फिनोमेना है। इस टाइम पे सिर्फ पाकिस्तान के अंदर ये एग्जिस्ट नहीं करता है, ग्लोबली हो रहा है। रिसेशन में एक्चुअली बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि कॉज कर रही होती है, लेकिन एक कोर कॉज रिसेशन का जो होता है वो पैनिक भी होता है। एक मास पैनिक के बहुत सारे लोगों में
एकदम से पैनिक क्रिएट हो जाना, जिसकी वजह से वो पैसे या तो होल्ड ऑफ करना शुरू कर देते हैं या फिर उन्हें लगता है कि नियर फ्यूचर में बहुत ज़्यादा इश्यूज इस तरह से आएंगे पॉलिटिकल या इकोनॉमिकल, जिसकी वजह से वो पैसा बिल्कुल ही खर्च करना बंद कर देते हैं, कॉस्ट कटिंग की तरफ जाना शुरू हो जाते हैं। अब हम लोग तकरीबन पिछले 1 साल से कॉन्स्टेंटली सुन रहे हैं कि रिसेशन आ रहा है, रिसेशन आ रहा है, रिसेशन आ रहा है। बहुत सारे इकोनॉमिस्ट का भी ये मानना है कि इस साल में ही या फिर अगले साल तक रिसेशन का शिकार हम हो चुके होंगे। और ये चीज़ मानना कि एक ग्रेट डिप्रेशन के बाद से अभी तक का सबसे बड़ा रिसेशन यही टाइम चल रहा है, ये भी गलत नहीं होगा। रिसेशन के साथ कुछ प्रॉब्लम्स ये होती हैं कि जितने लोग हैं जो कि एक स्टार्टअप इनकम पे एग्जिस्ट कर रहे होते हैं, जैसे कि सैलरी पे, उन लोगों के लिए बहुत ख़तरनाक होती है। हम लोग बहुत टाइम से देख रहे हैं कि बड़ी बड़ी IT कंपनीज़, अभी गूगल की भी बल्कि न्यूज़ आ रही थी कि दे आर फायरिंग 12,000 पीपल, जो कि ऑलमोस्ट 6% उनकी HR है। 12,000 लोग गूगल फायर कर रहा है। इसी तरह से अमेज़ॉन और बड़े बड़े टेक जाइंट्स जो हैं उन्होंने एक बहुत मैसिव ले ऑफ्स किए हैं। अब ये ले ऑफ्स जो हैं ये सिर्फ एक स्पेसिफिक इंडस्ट्री में नहीं है, ये बाकी इंडस्ट्रीज़ में भी इसी तरह से फॉलो हो रहे हैं। जो लोग सिक्योर जॉब जिनकी हुआ करती थी, दे आर लूजिंग जॉब्स, जिसके डर से वो बहुत सारे लोगों के पास इमरजेंसी फ़ंड नहीं होता तो वो बिल्कुल ही स्पेंडिंग रोक देते हैं, या जिनके पास इमरजेंसी फ़ंड होता भी है तो वो भी स्पेंडिंग अपनी जो है वो बहुत सोच सोच के करने लग जाते हैं। नौकरियां जा रही होती हैं, लोग जैसे जैसे नौकरी जा रही होती है लोगों की, तो वो उनकी स्पेंडिंग हैबिट्स भी चेंज हो रही होती हैं। स्पेंडिंग हैबिट्स चेंज होने की वजह से जो बिजनेसेस पहले बिजनेस कर रहे होते थे उनका बिजनेस फॉल होने लग जाता है। बिजनेस फॉल हो रहा होता है तो वो और ले ऑफ्स कर रहे होते हैं। सो इट्स अ विशियस साइकिल जो कि चल रहा होता है कि बिज़नेस ले ऑफ करेगा, अब स्पेंडिंग पावर और कम हो गई है तो लोग और कम स्पेंड करेंगे उन बिजनेसेस पे, उनकी सेल और कम होगी, वो और ले ऑफ्स करेंगे। तो ये पैनिक एक्चुअली होता है, जो स्पेंडिंग का पैनिक जो कि इस सारे को कॉज कर रहा होता है। अगर वापस उसी तरह से लोग स्पेंड करना शुरू कर दें और उसी तरह से बिजनेसेस को प्रॉफिट्स जनरेट होने लग जाएं और बिजनेसेस को ये होप मिले कि अच्छा इन आने वाले टाइम के अंदर बिज़नेस वापस खड़ा हो जाएगा, तो वो उसी तरह से वापस लोगों को हायर करना शुरू कर दें, उसी तरह से री इन्वेस्ट करना शुरू कर देंगे अपनी प्रोडक्ट के अंदर, जिसकी बेसिस पे ये काफ़ी हद तक एक आपका इकोनॉमिक साइकिल जो है वो वापस अपने पैरों पे खड़ा हो जाता है। तो एक सबसे बड़ी गलती जो रिसेशन में या रिसेशन के डर में मोस्टली लोग करते हैं वो ये करते हैं कि अपने पैसे को ताला लगा दें, वो वरना पड़ा भी, जैसे इन्फ्लेशन रेट जा रहा है तो इसका यही मतलब है जिसके पास कैश पड़ा हुआ है वो डेली बेसिस पे बस उसे बर्न कर रहा है, उसकी वैल्यू जो है वो डेली बेसिस पे डिक्रीज़ होती जा रही है। आगे हम कवर करेंगे कि इसे लड़ने के रिसेशन से क्या क्या तरीके हैं। उससे पहले कुछ और चीज़ें जो कि हम कवर करना चाहेंगे कि लोग कितने कितने तरह के होते हैं ड्यूरिंग रिसेशन, हम लोग लोगों को किन कैटेगरीज़ में डिवाइड करते हैं। लेकिन उससे पहले कि जितनी भी ग्लोबल रिसेशंस गुजरी हैं, बहुत सारे इकोनॉमिस्ट ने इन पे बहुत तरह की रिसर्च की है और उससे एक चीज़ या एक रिज़ल्ट या एक लेसन जो निकला है वो यही है कि रिसेशन जो है वो हमेशा ख़त्म हो जाता है। एक टाइम पीरियड लाजमी लगता है उसके साथ एसोसिएटेड जो होता है। कुछ रिसेशन जल्दी ख़त्म हो जाते हैं, कुछ ख़त्म होने में टाइम लगाते हैं, लेकिन एक जो लेसन है वो ये है कि ये हमेशा रिसेशन जो है इट इज़ फॉलोड बाय रिकवरी। रिसेशन आएगा उसके बाद रिकवरी भी होगी और काफ़ी दफ़ा ये होता है कि रिकवरी के अंदर बल्कि जो रीबाउंड होता है मार्केट्स का वो पहले से ज़्यादा बेहतर होता है। अभी जो कोविड गुजरा था ये एक शॉर्टेस्ट रिसेशन थी दुनिया ने जो देखी थी, ये तकरीबन 2 महीने लास्ट की थी और उसके अंदर भी लोगों ने यही किया था कि उन्होंने पैनिक सेलिंग शुरू कर दी थी, स्टॉक्स बेचना शुरू कर दिए, अपनी प्रॉपर्टीज़ बेचना शुरू कर दी, अपने आप को लॉकअप करना शुरू कर दिया, पैसे सेव करना शुरू कर दिए, इन्वेस्टमेंट्स रोक दी। 2 महीने तकरीबन ये चला था और जितने ऐसे इन्वेस्टर्स थे जिनकी होल्डिंग पावर थी या जिन्होंने पैनिक नहीं किया, जिन्हें ट्रस्ट था कि सोसाइटी विल गो बैक टू नॉर्मल, वो अपने इन्वेस्टमेंट्स को होल्ड करते रहे। उन्होंने बड़ा अच्छा रीबाउंड देखा इसके अंदर, उस कोविड की रिसेशन के अंदर। जिन्होंने होल्ड ऑफ किए थे उनकी वैल्यूएशन चीज़ों की वो पहले से भी ज़्यादा बेहतर हो गई। अच्छा, अब हम लोग जो डिवाइड करते हैं लोगों को
रिसेशन के अंदर। ये मार्केटर्स को भी बहुत हेल्प करेगा। अगर आपका कोई बिजनेस है तो आपको भी होपफुली ये चीज़ बहुत हेल्प कर रही होगी। हम लोग 4 तरह के डिपार्टमेंट्स के अंदर ब्रेक कर देते हैं लोगों को। उससे पहले आते हैं कि लोग एक्चुअली या कंज्यूमर जो है वो करता क्या है रिसेशन के अंदर। कंज्यूमर प्रायोरिटीज़ अपनी जो है वो और ज़्यादा स्ट्रिक्ट कर देता होता है रिसेशन के अंदर। अपनी स्पेंडिंग जो है वो रिड्यूस कर देता है। उसकी कोशिश होती है कि वो पैसे को ज़्यादा होल्ड कर सके, ज़्यादा लंबे टाइम के लिए होल्ड कर सके। इसी तरह से सेल्स ड्रॉप होने लग जाती हैं, क्योंकि जितना भी कंज्यूमर है मार्केट के अंदर वो पैसे को अब होल्ड करके रखना चाह रहा है अनसर्टेनिटी की वजह से। तो जैसे ही सेल ड्रॉप होगी तो बिज़नेस को कॉस्ट कट करनी पड़ेगी। कॉस्ट कट करेगा तो वो एचआर को फारिग करेगा, किसी तरह से भी प्राइसेस को रिड्यूस करेगा, नई इन्वेस्टमेंट्स रोक लेगा, उससे परचेजिंग पावर और फॉल होती जाएगी। अब पहले ये सोचा जाता था, या मार्केटर्स और ये सारी इंडस्ट्रीज़ सोचा करती थी कि हम जितना एडवर्टाइज़ करेंगे उतनी ज़्यादा सेल जनरेट होगी। सेल जो है एडवर्टाइजमेंट पे डिपेंड करती है। लेकिन रिसेशन के अंदर या जितनी भी रिसेशंस पिछली गुजरी हैं उस पर जो डाटा देखा गया तो पता चला कि आपकी जो कंज्यूमर की परचेजेज़ हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ एक चीज़ पे डिपेंड करती है, वो ये है कि उसके पास डिस्पोजेबल इनकम कितनी है। अगर सोसाइटी के अंदर या अगर लोगों के पास डिस्पोजेबल इनकम है तो वो परचेजेस या इन्वेस्टमेंट्स करते रहेंगे, या वो इन्वेस्टर या फिर जो कंज्यूमर है वो कितना कॉन्फिडेंट फील करता है अबाउट देयर ओन फ्यूचर। अगर किसी इंसान को ये पता है कि उसकी नौकरी पक्की है, सोसाइटी इसी तरह से ग्रो करती रहेगी, तो वो खुशी खुशी पैसा स्पेंड भी करेगा, वो खुशी खुशी पैसा इन्वेस्ट भी करेगा। लेकिन जब वो अनसर्टेन होगा अपने फ्यूचर के बारे में, एक कंट्री के फ्यूचर के बारे में, एक कंपनी के फ्यूचर के बारे में, या एक प्रोडक्ट के फ्यूचर के बारे में, चलती रहेगी, मैं आता हूँ जुने सब इस तरफ, तो उसके बारे में अनसर्टेन होगा तो वो इन्वेस्टमेंट या इस सारी चीज़ें रोक देगा। ये हमेशा डिस्पोजेबल इनकम पे डिपेंड करता है और इस चीज़ पे कि वो किस तरह का ये स्पेंडिंग लाइफस्टाइल जो है वो एम्ब्रेस करता है कि नहीं करता, तो इस चीज़ पे डिपेंड कर रहा होता है। बट बाय ऑल अकाउंट्स दिस रिसेशन इज़ द सेवेरेस्ट सिंस ग्रेट डिप्रेशन। अच्छा, अब आते हैं हम सेगमेंट्स पे। रिसेशन जब भी आता है तो वो नया कस्टमर सेगमेंट बनाता जाता है अपने साथ। रिसेशन में एक और बहुत कमाल चीज़ हम जो देखते हैं उसमें ये है कि मशरूम ब्रांड्स पॉपअप करना लग जाते हैं। ये छोटी छोटी कंपनीज, छोटे छोटे ब्रांड्स पॉपअप करते हैं और वो बड़ा अच्छा भी परफॉर्म करते हैं। कुछ इंडस्ट्रीज़ ऐसी होती हैं जो कि रिसेशन के अंदर एक्सेल करती हैं, जो कि ज़्यादा ग्रो करने लग जाती हैं। रिसेशन हर दफ़ा सब इंडस्ट्रीज़ को इक्वली हिट नहीं करता। कुछ ऐसे कोर बिजनेसेस होते हैं जिन्होंने ग्रो करना ही करना होता है और जैसे जैसे रिसेशन आता है बल्कि तो उनकी सेल या उनकी ग्रोथ और ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है। कोविड वाले रिसेशन के अंदर फार्मास्यूटिकल कंपनीज ग्रो कर गई, उनकी डिमांड इंक्रीज़ हो गई क्योंकि हम लोगों को वैक्सीन्स की ज़रूरत थी। तो जो कंपनी वैक्सीन्स पे काम कर रही थी, जो कंपनी ऐसी दवाइयों पे काम कर रही थी जो कि कोविड में हेल्पफुल थी, उनकी सेल्स या उनके रेवेन्यूज़ या उनके इन्वेस्टर्स इंक्रीज़ होते गए उसके दौरान भी। इसी तरह से हर तरह का रिसेशन, कभी भी दो रिसेशन सेम नहीं होते, हर दफ़ा रिसेशन डिफरेंट होता है और हर तरह के रिसेशन के अंदर कोई ना कोई इंडस्ट्री, कोई ना कोई एक स्पेसिफिक चीज़ ग्रो कर रही होती है, कोई साइकिल किसी ना किसी तरह से चल रहा होता है। अब इसके अंदर नए कस्टमर सेगमेंट्स भी आते हैं जो कि पहले मार्केट के अंदर एग्जिस्ट नहीं करते होता है। मार्केटर्स टिपिकली नॉर्मली जब हम एडवर्टाइज़ कर रहे होते हैं तो हम यूजुअली या डेमोग्राफिक्स को देखते हैं कि इस बंदे की एज 40 साल से ऊपर होनी चाहिए, 40 साल से नीचे होनी चाहिए, न्यू पेरेंट होना चाहिए, इनकम के जो है वो मिडिल क्लास होनी चाहिए या अपर क्लास पे हम लोग ने एडवर्टाइज़ करना है। प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट वेरी करता है, डेमोग्राफिक्स के अकॉर्डिंगली हम लोग उसे मार्केट कर रहे होते हैं या फिर हम लाइफस्टाइल के मुताबिक कर रहे होते हैं कि कोई जो एनवायरनमेंट फ्रेंडली चीज़ें चाहता है तो उसे हम स्पेसिफिक प्रोडक्ट देंगे, कोई ऑर्गेनिक फूड जो चाहता है उसे हम स्पेसिफिक प्रोडक्ट पुश करेंगे। लेकिन रिसेशन के अंदर ये सारा कुछ रेलिवेंट नहीं रहता, ये सेगमेंट्स रेलिवेंट नहीं रहते, सिर्फ एक साइकोलॉजिकल सेगमेंट रेलिवेंट रह जाता है कि लोग और उनका इमोशनल रिएक्शन टुवर्ड्स थिंग्स क्या है।
तब वो लोग ज़्यादा इमोशनली चीज़ों को परसीव करते हैं, ज़्यादा इमोशनली परचेजेस करने लग जाते हैं। आपका जितना भी कस्टमर है, ये जितनी भी पॉपुलेशन है, 4 सेगमेंट्स के अंदर या 4 ग्रुप्स के अंदर फॉल करती है। सबसे पहला ग्रुप तो वो होता है कि स्लैम ऑन द ब्रेक्स। वो अपनी स्पेंडिंग जो ही रिसेशन या उसका डर आएगा, जैसे अभी इकोनॉमिक पॉलिटिकल टर्मोइल मुल्क के अंदर भी एग्जिस्ट करता है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि अपने बिजनेसेस में या पर्सनल लाइफ में बिल्कुल ब्रेक्स लगा देंगे। ये सबसे ज़्यादा फाइनेंशियली स्ट्रक होते हैं। ये मोस्टली आपका जो लोअर मिडिल क्लास या लोअर क्लास जो है, वो सबसे ज़्यादा फाइनेंशियली हिट होती है रिसेशन के टाइम पे। वो अपनी परचेजेस बिल्कुल रोक देते हैं, वो हर तरह की परचेजेस रोक देते हैं, सिर्फ नेसेसिटीज़ पे मूव कर जाते हैं। उनके पास कुछ ही ऑप्शंस होते हैं, या तो वो स्पेंडिंग कम्प्लीटली एलिमिनेट कर दें, स्पेंड करना बिल्कुल ही छोड़ दें, या पोस्टपोन कर दें कि इस महीने हम नहीं लेते, अगले महीने ले लेंगे, या डिक्रीज़ कर दें। पहले 10 किलो आटा लेते थे, अब 7 किलो या 5 किलो आटा लेंगे, उसमें गुजारा करने की कोशिश करेंगे, या अपनी परचेजेस को सब्सटीट्यूट कर दें, यानी कि शैम्पू अब नहीं खरीद सकते, सही है, हम साबुन से ही गुजारा कर लेंगे। शैम्पू को हमने साबुन से ही सब्सटीट्यूट कर दिया क्योंकि 2 यूज़ के सिनेरियो आ गए। ये होते हैं जो कि फ़ौरन सबसे ज़्यादा हिट होते हैं रिसेशन से, जिन्हें बिल्कुल ब्रेक लगानी पड़ जाती है। अच्छा, ये लोअर इनकम कंज्यूमर जो है वो सारा इसके अंदर आ रहा होता है। लेकिन एक और कंज्यूमर सेगमेंट है जो कि हाई एंग्जाइटी कंज्यूमर होता है, जो कि ख़बरें बहुत ज़्यादा देख रहा होता है, जिस पे ख़बरों का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है, जो ज़्यादा पैनिक कर रहा होता है। इस तरह का कंज्यूमर भी, वो बेशक किसी और इनकम ग्रुप से ही क्यों ना ताल्लुक़ रखता हो, वो भी ऐसे टाइम पे, रिसेशन के टाइम पे एकदम से ब्रेक लगा देता है। वो अपनी स्पेंडिंग्स रोक देता है, अपनी इन्वेस्टमेंट्स रोक देता है। स्पेशली अगर कोई हेल्थ प्रॉब्लम्स उन्हें हों तो उसकी वजह से वो और ज़्यादा पैनिक करते हैं, या फिर उनके इनकम की सर्कमस्टांसेस चेंज हो जाएं। फॉर एग्जांपल सैलरी कट लग जाए अगर, या फिर इन्फ्लेशन एकदम से बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाए और उन्हें जो उनकी इनकम है वो इन्फ्लेशन रेट के हिसाब से ग्रो ना की हो, तो वो बिल्कुल ब्रेक्स पे पाँव रख देंगे, वो स्पेंडिंग बिल्कुल रोक देंगे। इसके बाद आते हैं हमारे दूसरे तरह के कंज्यूमर, ये हैं पेन्ड बट पेशेंट कंज्यूमर। ये जो हैं ये ऑप्टिमिस्टिक होते हैं फ्यूचर के बारे में, लॉन्ग टर्म के लिए के प्रॉपर कॉन्फिडेंट होते हैं कि हाँ लॉन्गर टर्म में चीज़ें ठीक हो जाएंगी, लेकिन उन्हें पता होता है कि फ़ौरन चीज़ें कोई ठीक नहीं होंगी। ये अब कोशिश ये कर रहे होते हैं कि ये सिर्फ अपना जो लिविंग स्टैंडर्ड है उसे मेंटेन कर सकें। इसके लिए होता ये है कि ये यूजुअली अल्टरनेटिव्स पे शिफ्ट होने लग जाते हैं। लेकिन जैसे जैसे अगर इस तरह की रिसेशन या ऐसा टर्मोइल ये एक्सटेंड होता जाए, लंबे पीरियड्स के लिए हो, तो ये कंज्यूमर्स भी आहिस्ता आहिस्ता स्लैम द ब्रेक्स पे स्विच होने लग जाते हैं। ये वो लोग हैं जिनके पास एटलीस्ट साल का तकरीबन इनके पास ख़र्चा जो है अपना, वो उन्होंने किसी अकाउंट में रखा हुआ है, या इतना कैश है कि वो साल पूरा आराम से गुजार सकें। लेकिन जैसे जैसे साल के एंड की तरफ मूव कर रहे होते हैं, तो ये लोग भी आहिस्ता आहिस्ता अपने एक्सपेंसेस जो हैं उसे कंट्रोल में लाना या फिर बंद करना शुरू कर देते हैं। इन लोगों की जो कोशिश होती है वो ये होती है कि अगर ये पहले इंपोर्टेड चीज़ें ख़रीदते थे, तो अब ये लोकल चीज़ों पे स्विच कर जाएंगे, लोकल मार्केट्स पे ये स्विच कर जाएंगे। ये अगर पहले ज़्यादा चीज़ें ख़रीदते थे तो आप थोड़ी कम कर देंगे, थोड़े से कॉन्शियस हो जाएंगे स्पेंडिंग करते वक्त। और यही लोग वो हैं जो कि दूसरे मशरूम ब्रांड्स पे मूव करना शुरू कर देंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल जो पहले एक महंगा ब्रांड लिया करते थे, वो आप देखेंगे कि इसका ऑल्टरनेटिव, घी पहले महंगा वाला लेते थे, आप देखेंगे ऑल्टरनेटिव, इससे चीपर ऑल्टरनेटिव कौन सा है। ये लोग डिस्काउंट ऑफर्स या फिर इस तरह की चीज़ों पे स्विच करना शुरू कर देंगे। ये देखेंगे कि इन्हें पहले ही जो चीज़ ये लेते थे, अगर वो डिस्काउंटेड प्राइस पे या फिर उन्हें एक अच्छे पैकेज में मिल रही है, तो दे विल प्रेफर स्पेंडिंग देयर मनी टुवर्ड्स दोज पैकेजेस और टुवर्ड्स दोज डिस्काउंट्स। ये इसके बाद आपकी एक और कैटेगरी आती है जो कि कंफर्टेबली वेल ऑफ है। ये कंज्यूमर जो है ये मोस्टली इन्वेस्टर है, जिसे या फिर इनके कैश फ्लोज अच्छे हैं, जो कि कैश फ्लोज कॉन्टीन्यूस इनके चलते रहते हैं, तो इन लोगों को इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं होता। ये मोस्टली उसी तरह से स्पेंडिंग करते रहते हैं। ये आपके सिर्फ टॉप 5% वाला जो इनकम ब्रैकेट है, मोस्टली ये वो लोग हैं जिन पे ये स्ट्रेस नहीं है कि रेट इंक्रीज़ हो रहा है तो उसके अकॉर्डिंगली मेरी इनकम इंक्रीज़ नहीं हो रही, या फिर इन्हें ये स्ट्रेस नहीं है कि मेरी नौकरी चली जाएगी। ये पैसिव इनकम वाले लोग हैं, या फिर ये ऐसे लोग हैं जो कि अपनी इन्वेस्टमेंट्स की बेसिस पे ही अपने साइकिल्स चला रहे हैं। ये मोस्टली रिसेशन के अंदर भी उसी तरह से रहते हैं। ये क्योंकि स्टेबल भी होते हैं, ये कॉन्फिडेंट भी होते हैं,
इन्हें इतना ज़्यादा हिट नहीं कर रहा होता। तो ये उसी तरह से चलता है। इसमें आपके कंफर्टेबली रिटायर्ड लोग भी आ जाएंगे, या आपके वो इन्वेस्टर आ जाएंगे जो वो मार्केट टाइम पे एग्जिट कर गए थे, या फिर लो रिस्क इन्वेस्टमेंट्स की हुई थी जिन्होंने, वो उसी तरह से उनकी लाइफ स्टाइल में कोई चेंज नहीं आता, वो ईयर ऑन ईयर इसी तरह से रिसेशन को बर्दाश्त भी कर सकते हैं। इसके बाद आपका एक और सेगमेंट आता है जो कि जिसे हम कहते हैं कि लिव फॉर टुडे सेगमेंट, जो कि अभी आपका यूथ जितना मोस्टली है कि बस जो है वो आज ही है, कल के नहीं देखना, कल जब आएगा तो तब देखी जाएगी। इस तरह का भी एक सेगमेंट होता है जो कि इमोशनल परचेजेस करता रहता है। इन लोगों में बड़े मज़े की चीज़ ये देखी गई थी कि ये सारे वो लोग हैं जो कि रेंट पे रहते हैं, ये होम ओनरशिप्स पे नहीं स्विच होता है। अच्छा, ये ज़्यादा बिलीव करते हैं कि ये एक्सपीरियंसेस पे ज़्यादा पैसा खर्च करते हैं, ये मटेरियल चीज़ों पे इतना पैसा खर्च नहीं करते, लेकिन इसके अंदर कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सेप्शन है, यानी कि ये कैटेगरी भी कंज्यूमर की जो है ये नए फ़ोन पे, नए लैपटॉप पे, ऐसी चीज़ों पे फिर भी स्पेंड करेंगे, लेकिन बाकी लाइफस्टाइल के अंदर ये छोटे मोटे चेंजेस ले आएंगे। लेकिन जो ब्रांड्स जो जिस तरह की प्रोडक्ट ये ख़रीदते थे ये अभी भी वही ख़रीदेंगे। लग्जरी गुड्स, लग्जरी आइटम्स की सेल परचेज मोस्टली देखा है कि रिसेशन के अंदर भी उसी तरह रहती है, कभी कभार तो इंक्रीज़ हो जाती है। पिछले रोल्स रॉयस ने पिछले कुछ सालों के अंदर जितनी सेल जनरेट की है, इतनी वो हिस्टोरिकल रैकेट में कभी नहीं जनरेट कर सकी, जबकि अभी ज़्यादा प्रेशर है, लोगों को ज़्यादा टेंशन है, लेकिन लग्जरी आइटम्स जो हैं वो उसी तरह से सेल्स जनरेट किए जा रहे हैं। यानी कि टॉप 5% जो इनकम ब्रैकेट वाले लोग हैं उन्हें रिसेशन या इस तरह की कोई भी चीज़ ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं करती, लग्जरी आइटम्स की सेल्स को इम्पैक्ट नहीं करती। अच्छा, फिर कुछ कंज्यूमर जो हैं इसी तरह के जो कि दैट लिव जस्ट फॉर टुडे, ये अपने जो हैं कंजम्पशन बिहेवियर्स जो हैं ये चेंज नहीं करते अनटिल एंड अनलेस कि ये अनएम्प्लॉय हो जाएं। अभी के दौर के मुताबिक ये वैसे ही गिग इकॉनमी है या फिर वर्क फ्रॉम होम जो कोविड ने हमें दे दिया, तो मोस्टली लोग जो घरों से काम कर रहे हैं इनकी यही है कि उनकी स्पेंडिंग हैबिट्स उसी तरह हैं, वो उन्हीं ऐप्स पे अभी तक भी स्पेंड करते जा रहे हैं अनटिल एंड अनलेस कि वो अनएम्प्लॉय हो जाएं और एकदम से ब्रेक लग जाए। अब चीज़ों को रिसेशन के अंदर उन चीज़ों को भी 4 कैटेगरीज में तोड़ा जाता है: एसेंशियल्स, ट्रीट्स, पोस्टपोनेबल्स और एक्सपेंडेबल्स। एसेंशियल्स वो हैं जो कि सेंट्रल हैं आपकी वेलबींग के लिए, खाना, कपड़ा, मकान, ये सब चीज़ें एसेंशियल हैं। आपने खाने के लिए चीज़ें जो हैं वो लेनी ही लेनी है। ये हो सकता है कि आप पहले रेस्टोरेंट में स्पेंड करते थे, अब आप घर में पका लें, लेकिन वो चीज़ें आएंगी ही आएंगी। रिसेशन हो, इन्फ्लेशन हो, जिस भी तरह का इकोनॉमिक टर्मोइल चल रहा हो, वो चीज़ें आपको चाहिए ही चाहिए। रिहाइश आपको चाहिए ही चाहिए। आप हो सकता है कि आप बड़े मकान से, अगर आपने रेंट पे लिया हुआ है, आप छोटे मकान पे शिफ्ट कर जाएं, आप एक कनाल से 10 मरले पे या 5 मरले पे स्विच कर जाएं, लेकिन वो एसेंशियल है, उसकी आपको चाहिए ही चाहिए होगा। हो सकता है कि आप पहले कपड़ों के लिए साल में 2 दफ़ा शॉपिंग करते थे, अब 1 दफ़ा करें, लेकिन एसेंशियल है, वो चाहिए ही चाहिए। दूसरी चीज़ आ जाती है आपकी ट्रीट्स या इंडल्जेंसेस, जो कि आप फ़ौरन परचेज़ भी कर लेते हैं और आप उसे जस्टिफाइबल भी कंसिडर करते हैं कि ये हो सकता है कि आपका एकदम से बोनस लगा है तो आप उस पर कोई एक चीज़ जो ले लेंगे। ये ट्रीट्स हैं, ये लेकिन डिले भी की जा सकती हैं, ये लाजमी नहीं है कि हर सेगमेंट इसी को परचेज़ कर रहा हो। एसेंशियल्स हर सेगमेंट पे उसी तरह से सेम अप्लाई करेंगी, महंगी हो जाए, सस्ती हो जाए, लेनी ही लेनी है। ट्रीट्स, इंडल्जेंसेस जो हैं, ये इनकी सेल जो है कुछ हद तक कम होती है, लेकिन बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ नहीं होती, लोग अभी भी परचेज़ कर रहे होते हैं टाइम टू टाइम। पोस्टपोनेबल्स बहुत सारे इस तरह के आइटम्स आ जाते हैं जो कि आप जिनकी परचेजेस डिले कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आपने एक कंप्यूटर अपग्रेड करना था, आप अभी नहीं करेंगे, आप कहेंगे चले साल बाद कर लूँगा। गाड़ी बेहतर लेनी थी, आप उसे पोस्टपोन कर देंगे। फिर कुछ चीज़ें आ जाती हैं जो कि एक्सपेंडेबल्स हैं, जो कि आप अननेसेसरी या अनजस्टिफाइबल हैं, वो आप कंप्लीटली आप परचेज़ करना ही नहीं चाहते, वो आप बिल्कुल ही छोड़ देते हैं। ज्वेलरी मोस्टली जो आ गई, हो सकता है कि अगर आपकी वेडिंग या इस तरह से कोई एक स्पेसिफिक चीज़ नहीं है तो आप उसे डिले कर देंगे, आप बिल्कुल ही ख़त्म कर देंगे, ये परचेज़ करने की हमें ज़रूरत ही नहीं है। इस तरह के भी बहुत सारे आइटम्स होते हैं। अच्छा, फूड, शेल्टर, क्लोथिंग एसेंशियल्स के अंदर आ गया। कुछ लोगों के लिए ट्रांसपोर्टेशन भी एसेंशियल्स के अंदर आता है। मेडिकल केयर जो है आपका, वो भी एसेंशियल्स के अंदर आता है। जितनी भी इन्फ्लेशन हो जाए, कुछ भी हो जाए, आपने परचेज़ करनी ही करनी है। आपके रेस्टोरेंट, डाइनिंग, ट्रैवल, आर्ट्स एंटरटेनमेंट, न्यू क्लोथ्स, ऑटोमोबाइल्स, अप्लायंसेस, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स,
ये सब जो हैं ये एसेंशियल से फॉरेन ट्रीट्स या पोस्टपोनेबल्स या एक्सपेंडेबल्स की तरफ भी मूव कर सकते हैं। ये सारे बिजनेसेस, ये सारे आइटम्स, ये हम लोग इसलिए इसमें मेंशन कर रहे हैं कि अगर आप इन्वेस्ट भी कर रहे हैं तो रिसेशन के टाइम पे देख के इन्वेस्ट करें कि किस बिजनेस में इन्वेस्ट करना है, किस बिजनेस में इन्वेस्ट नहीं करना। स्टॉक परचेज करने हैं तो किस तरह के बिजनेस के स्टॉक परचेज करने हैं, किस तरह के बिजनेस के स्टॉक परचेज नहीं करने हैं सारे टाइम्स पे। क्योंकि ये बहुत सारी ऐसी प्रोडक्ट है जो कि अगर हालात ज़्यादा बुरे होते जाते हैं तो हो सकता है कि उनकी सेल बिल्कुल हॉल्ट कर जाए या फिर एटलीस्ट डिक्रीज़ लाजमी होती जाए। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि एसेंशियल्स हैं जो कि ग्रो ही करते रहेंगे। स्टेपल्स जो हैं वो ग्रो ही करते रहेंगे क्योंकि लोगों को कंज्यूम करने ही करने हैं। इसके साथ साथ लोगों की क्योंकि प्रायोरिटीज़ भी चेंज होती रहती हैं। लोग हाउस होल्ड सर्विसेज जो हैं जो कि सर्टेन एक कैटेगरी की हैं उन्हें कम्प्लीटली एलिमिनेट कर देते हैं। जैसे कि हाउस क्लीनिंग स्टाफ को काफ़ी दफ़ा एलिमिनेट कर देंगे, वो खुद सफाई शुरू कर देंगे। लॉन वाले लोग जो हैं उन्हें एलिमिनेट कर देंगे, जिसकी वजह से होता ये है कि जो लोअर इनकम वाला तबका सारा है वो और ज़्यादा बुरी तरह से रिसेशन में हिट होता है, जिसकी वजह से उनकी परचेजिंग पावर सबसे ज़्यादा डिक्रीज़ कर रही होती है। आप जो परचेजेस हैं उन्हें भी सब्सटीट्यूट कर देंगे, रेस्टोरेंट की जगह आप घर पे खाना शुरू कर देंगे, जिसकी वजह से रेस्टोरेंट्स या इस तरह के जो बिजनेसेस हैं उनकी प्रॉफिटेबिलिटी भी डिक्रीज़ कर सकती है। तो रिसेशन के टाइम पे ये भी हमें नज़र में रखना चाहिए कि किस तरह का रेस्टोरेंट है, कौन सा ऐसा है जो कि कॉन्टीन्यूसली सेल जनरेट कर रहा है, कौन सा ऐसा है जो कि सेल जनरेट नहीं कर रहा, किस में इन्वेस्ट करना है, किस में इन्वेस्ट हमने कम्प्लीटली नहीं करना। लोग लेस प्रेफर्ड ऑल्टरनेटिव्स पे शिफ्ट कर जाएंगे, जो ऑर्गेनिक खाना पसंद करते हैं वो नॉन ऑर्गेनिक पे शिफ्ट कर जाएंगे क्योंकि सस्ता मिलेगा, और इस तरह की बहुत सारी डिफरेंट चेंजेस। हम लोगों ने सबसे ज़रूरी चीज़ हम लोगों के लिए जो है, जो इस ग्रुप में या फिर हम लोग सुन रहे हैं, हमारे लिए कि हम सबसे पहले तो अपने आप को आइडेंटिफाई करें कि हम इन चारों में से कौन सी कैटेगरी में फॉल करते हैं, क्योंकि हम भी कंज्यूमर हैं, हम भी इनमें से किसी ना किसी एक कैटेगरी में फॉल करते हैं। हमारी फाइनेंशियल हेल्थ जो है वो भी इन्हीं कैटेगरीज में होगी। हम एसेंशियल्स तो ख़रीदते रहेंगे, लेकिन हम लोगों ने लिमिट करना है कि हमने क्या परचेज़ करना है, अब क्या परचेज़ नहीं करना, कौन सी चीज़ किस क्वांटिटी में परचेज़ करनी है। ये सारा कुछ हमें अभी से अपना एक पैसे का रोड मैप जो है अभी से डिफ़ाइन करना पड़ेगा, तब ही हम रिसेशन को फाइट कर सकेंगे, तभी हम इससे लड़ सकेंगे। अब मैं आता हूँ इस तरफ कि जो लोग जिनकी सेविंग्स हैं या फिर जिन्होंने पहले अपने फाइनेंसेस प्रॉपर मैनेज किए हुए हैं या अब करना चाहते हैं, तो उनके पास क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं। इस सेशन के टुवर्ड्स द एंड आई विल कम टुवर्ड्स द क्वेश्चंस। मैं देख रहा हूँ कि चैट के अंदर कुछ लोगों ने मेंशन किया हुआ है। मैं इंशाल्लाह ये कंप्लीट सारी चीज़ें गो थ्रू करके उसके बाद होपफुली तो जब हम ये सारा कंप्लीट कर रहे होंगे तो काफ़ी हद तक आप लोगों के सवालों के जवाब मिल चुके होंगे। अगर उसके बावजूद कोई सवाल रहता हुआ तो मैं चैट बॉक्स के अंदर इंशाल्लाह देख के वो सवालों के जवाब भी हम लोग आंसर करते रहेंगे। अच्छा, सबसे पहले आपने ये आइडेंटिफाई कर लिया कि आप कौन सी कैटेगरी में फॉल करते हैं। अब दूसरी चीज़ आती है कि आपने रिसेशन या इन्फ्लेशन इस सब को सर्वाइव कैसे करना है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि आपका सर्वाइवल ऐसे टाइम्स में आसान बना देती हैं। सबसे पहली चीज़ जिसे मैं कहूँगा और सबसे ज़्यादा एम्फसाइज जिस चीज़ पे करूँगा कि रिसेशन सर्वाइव करने के लिए एक चीज़ जो कि आपका सर्वाइवल आसान बना देगी वो कैश फ्लो है। कैश फ्लो का मतलब ये है कि आपके पास एक कांस्टेंट स्ट्रीम होनी चाहिए इनकम की। वो स्ट्रीम इन्फ्लेशन के एडजस्टेड भी होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि आपकी स्ट्रीम उतनी ही रह गई है, इन्फ्लेशन ज़्यादा बढ़ती गई है, आपकी सैलरी वहीं रुकी हुई है, आपकी परचेजिंग पावर कम होती जा रही है। आपका कैश फ्लो की स्ट्रीम इस तरह की होनी चाहिए जो कि अगर इन्फ्लेशन इंक्रीज़ हो रही है तो उसके साथ आपका कैश फ्लो भी इंक्रीज़ हो रहा हो, तभी आप इन्फ्लेशन में या रिसेशन के टाइम्स में आप सस्टेन कर सकेंगे अपने लाइफस्टाइल को। वरना आपको अपना लाइफस्टाइल भी चेंज करना पड़ेगा, उसे भी नीचे लाना पड़ेगा। तो कोई भी ऐसा बिजनेस, कोई भी ऐसी इन्वेस्टमेंट जो कि आपको कैश फ्लो जनरेट करके दे रही है, रिसेशन में लाजमी है कि आप उसी की तरफ मूव करें। कौन कौन से ऐसे बिजनेसेस हैं जो कि कैश फ्लोज जनरेट करते हैं? बेतहाशा ऐसे बिजनेसेस हैं जो कि कैश फ्लोज जनरेट करते हैं। रेंटल इनकम जो है वो एक कैश फ्लो है। इन्फ्लेशन के साथ साथ रेंट भी इंक्रीज़ हो रहा होता है, ईयर ऑन ईयर रेंट इंक्रीज़ हो रहा होता है, तो एक वो अच्छा कैश फ्लो जनरेट करता है। बहुत सारी ऐसी प्रोडक्ट्स हैं, स्टेपल्स, दालें, आपके ऐसे आइटम्स जो कि एसेंशियल्स में फॉल करते हैं, वो बिजनेसेस अच्छा कैश फ्लो जनरेट करते रहते हैं इवन ड्यूरिंग रिसेशन। बहुत सारे आपके स्टॉक्स हैं जो कि डिविडेंड पे ऑफ करते हैं,
तो ये रिसेशन के टाइम पे एक अच्छी चीज़ होती है जिसे बाय करना चाहिए। हम जैसे कहते हैं कि रिसेशन क्योंकि कॉज ही पैनिक की वजह से होता ही है मोस्टली कि स्टॉक के अंदर, स्टॉक मार्केट के अंदर भी बहुत सारा इन्वेस्टर जो है वो इसी पैनिक के अंदर स्टॉक बेचना शुरू कर देता है। जब वो स्टॉक बेच रहा होता है तो उसकी वैल्यू डिक्रीज़ कर रही होती है। जितना भी अक्लमंद इन्वेस्टर मैं कहूँगा जो होता है और जिसके पास होल्डिंग पावर भी हो, वो उस टाइम पे वेट करता है कि जैसे ही प्राइसेस बॉटम हिट कर रही हैं वो तब परचेज़ करे, और वो स्पेसिफिकली ऐसे स्टॉक ही परचेज़ करता है जिन्हें उन्हें पता होता है कि अंडर वैल्यू सेल हो रहा है इस टाइम पे। बहुत एक बेसिक सा फार्मूला है कि प्रॉपर्टी का भी लोगों को अंदाज़ा होता है कि किस रीजन के अंदर प्रॉपर्टी की क्या प्राइस होनी चाहिए, और अगर वो अंडर प्राइस उन्हें किसी एक स्पेसिफिक टाइम पे मिल रही हो, प्रॉपर्टी हो, वो गाड़ी हो या किसी भी तरह का एसेट हो, तो वी प्रेफर परचेजिंग इट एट अ लोअर प्राइस। हमें अगर पता हो कि मार्केट वैल्यू से कम पे मिल रही है एक सर्टेन टाइम पे, तो हम परचेज़ कर लेंगे अगर हम होपफुल हों कि आने वाले टाइम के अंदर ये प्राइस वापस मार्केट प्राइस पे चली जाएगी या उससे बेहतर हो जाएगी। तो इस पैनिक के अंदर के लोगों को अर्जेंट कैश फ्लोज जनरेट करने होते हैं, जिनके पास पहले से कैश फ्लोज की स्ट्रीम नहीं होती, उन्हें एसेट्स बेचने पड़ते हैं रिसेशन के टाइम पे। वो एसेट बेचते हैं तो बायर मार्केट में इतना होता नहीं है, डिमांड एंड सप्लाई है। जब बायर इतना नहीं होगा तो वो अंडर वैल्यू करके एसेट को बेचेंगे, अपने स्टॉक को अंडर वैल्यू करके बेचेंगे, अपने लैंड को अंडर वैल्यू करके बेचेंगे, अपनी गाड़ी को अंडर वैल्यू करके बेचेंगे, इवन अपनी सर्विसेज को अंडर वैल्यू करके बेचेंगे कि अगर सर्विसेज वो प्रिक्योर नहीं हो रही उस तरह से, जिसकी वजह से जो ऐसे लोग होते हैं जिनके पास रनिंग कैश फ्लोज हों, जिनके पास इन्वेस्टमेंट्स करने की कैपेसिटी हो, तो उनके लिए रिसेशन जो है ये एक गोल्ड माइन होती है। रिसेशन ने जितने मिलियनेयर्स क्रिएट किए हैं, हो सकता है कि रिसेशन से पहले इतने ना हो। रिसेशन के टाइम पे जितने लोगों ने परचेजिंग और स्मार्ट परचेजिंग की हुई है और होल्डिंग पावर रखी हुई है, जिन्होंने इंतज़ार किया हुआ है कि ये रिसेशन आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाएगा और चीज़ें, प्रोडक्ट्स अपनी एक्चुअल वैल्यू पे वापस आ जाएंगी, तो ये लोग सबसे ज़्यादा बेनिफिट करते हैं रिसेशन में। आप सर्वाइव करने के लिए रिसेशन में आपके पास कुछ ऑप्शंस होते हैं। स्टॉक्स जो कि डिविडेंड पे करते हों, रियल स्टेट जो कि रेंटल इनकम जनरेट करती हो, वो रियल स्टेट नहीं जो कि रेंटल इनकम नहीं जनरेट करती, या फिर जिसकी प्राइसेस आर्टिफिशियली इन्फ्लेट होती जाएं। आप कैपिटल गेन्स पे सर्वाइव नहीं कर सकते ड्यूरिंग रिसेशन। कैपिटल गेन क्योंकि सिर्फ आपको तब मिलता है जब आप प्रोडक्ट को वापस बेच रहे हैं। अगर मार्केट के अंदर बायर एग्जिस्ट नहीं करता तो आपकी प्रोडक्ट स्टक हो जाएगी, आपको कैपिटल गेन नहीं मिलेगा। लेकिन रेंटल रिटर्न जो है वो एटलीस्ट आपको सर्वाइव करने में हेल्प करता रहेगा। जितना अच्छा या अक्लमंद या फिर पुराना इन्वेस्टर देखें तो वो एक बड़ा बेसिक सा फॉर्मूला अप्लाई करते हैं अपनी प्रोडक्ट्स के साथ। वो जितना भी पैसा अपनी जॉब से या फिर अपने बिजनेस से जनरेट करते हैं, वो उसे पार्क करते हैं ऐसे एसेट्स में जो कि रिटर्न्स जनरेट करके देते हों। वो ऐसे स्टॉक्स में उसे पार्क करेंगे जो कि डिविडेंड पे करते हों। वो ऐसी रियल स्टेट में उसे पार्क करेंगे जो कि रेंटल रिटर्न्स जनरेट करते हों। वो ऐसी गाड़ियों में उसे पार्क करेंगे जो कि रेंटेड आउट हों, जो कि एक इनकम की स्ट्रीम उनके लिए जनरेट कर रहे हों। ऐसे घरों में इन्वेस्ट करेंगे जो कि एयरबीएनबी पे लगे हों, जो कि एक कांस्टेंट कैश फ्लो उनके लिए जनरेट करते रहें, और वो कैश फ्लो वो बाकी अपनी चीज़ें जो जिन्हें हम वांट्स कहते हैं, उस कैश फ्लो से वो बाकी सारी चीज़ें परचेज करेंगे। पैसे को हमेशा इन्वेस्टमेंट्स में पार्क करेंगे ताकि वो ओवर टाइम ग्रो करता रहे। जो हम बात करते हैं कि पैसे से ही पैसा बनता है, तो वो हमने स्मार्टली उसे प्लेस करना होता है ताकि एक कंपाउंडिंग इफेक्ट उस पर आ रहा हो। बेशक वो पैसा स्टॉक्स में पार्क करें, हम रियल स्टेट में पार्क करें, हम किसी और बिजनेस में जो कि कैश फ्लोज जनरेट करता हो, बेशक उसमें पार्क करें। मेन गोल ये होता है कि वो ओवर टाइम ग्रो करता रहे। अब मैं आता हूँ ज़रा चैलेंजेस की तरफ, जो कि हमने पहले भी डिस्कस किया था कि एक सबसे बड़ा इशू कि पाकिस्तान में या फिर पूरी दुनिया में ही ऑलमोस्ट इन्वेस्टर सिर्फ वो बंदा बन सकता है जिसके पास एक बड़ा सेविंग अकाउंट पड़ा हुआ है या फिर एक बड़े कैश फ्लोज पड़े हुए हैं उसके पास करोड़ 1.5 करोड़ पड़ा हो जो कि उसने इन्वेस्ट करना है। तो दूसरे लोग जिनके पास इतने ज़्यादा कैश फ्लो नहीं है या फिर जिनकी इनकम इतनी या जिनकी सेविंग्स इतनी ज़्यादा नहीं है, वो इस टाइम पे क्या करें और वो इस टाइम पे रिसेशन से कैसे फ़ायदा उठा सकता है। तो उनके लिए हमेशा मार्केट में ऑप्शंस जो होते हैं वो माइक्रो इन्वेस्टमेंट्स के होते हैं।
अभी बहुत सारे बैंक्स जो हैं वो भी अपने एड्स रन कर रहे हैं, वो कर रहे हैं कि आप 5,000 से माइक्रो इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं, आपको डेली रिटर्न्स मिलेंगे, आपको मंथली रिटर्न्स मिलेंगे। इशू बस सिर्फ सिंपल इतना सा है कि वो रिटर्न्स कितने परसेंट होंगे और क्या उसमें आपको कैपिटल गेन भी मिल रहा होगा या आपको किस तरह से, मतलब जब तक आप उस चीज़ को अंडरस्टैंड नहीं करेंगे तब तक आपको वो हेल्प आउट भी नहीं कर सकेगी। माइक्रो इन्वेस्टमेंट्स जो मैं सजेस्ट करूंगा स्पेसिफिक इस टाइम के अंदर, आई अगेन सजेस्ट कि या तो रियल स्टेट जो कि रेंटल इनकम जनरेट करती हो, या स्टॉक्स जो कि डिविडेंड पे करते हों, या फिर ऐसे बिजनेसेस जो कि आपको कैश फ्लोज जनरेट करके दें। माइक्रो इन्वेस्टमेंट्स के लिए आज जैसे ग्रुप के अंदर भी एक हमारे मेंबर ही हैं जिन्होंने शेयर किया था, बड़े अच्छी चीज़ थी जो कि प्रॉपटेक है। प्रॉपटेक के पीछे जो आइडिया है वो यही है कि टेक्नोलॉजी और प्रॉपर्टी दोनों को मिक्स किया जाए, देखा जाए कि रिसेंटली टेक्नोलॉजी के अंदर क्या क्या एडवांसमेंट्स आई हैं और उसे हम प्रॉपर्टी की सेल परचेज या रेंटल्स के लिए किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, जिसके अंदर रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट भी आ जाते हैं, इसके अंदर होल्डिंग कंपनीज भी आ जाती हैं जो कि प्रॉपर्टीज़ को होल्ड करती हैं। यानी कि 10 दोस्तों ने मिलके, जिनके पास करोड़ करोड़ रुपया था, उन 10 दोस्तों ने मिलके 10 करोड़ की एक प्रॉपर्टी कलेक्टिवली परचेज कर ली और एक कंपनी के नाम वो प्रॉपर्टी कर दी, और रेंटल इनकम जो है वो एज पर इन्वेस्टमेंट्स जो कि इन सारों की थी उसके हिसाब से डिवाइड ऑफ करके सारों को पे ऑफ करना शुरू कर दिया। इसी तरह से प्रॉपर्टीज़ वो बेशक इंक्रीज़ करते गए और हर किसी की परसेंटेज के मुताबिक सबको पे ऑफ करते गए। एक ऑप्शन तो ये होता है, लेकिन ये भी उस इन्वेस्टर के लिए जो कि एक्रेडिटेड है या फिर बड़ा इन्वेस्टर है जिसके पास करोड़ों की वैल्यूएशन है, तो छोटा इन्वेस्टर बेचारा जो है वो किधर जाए। प्रॉपटेक ने इसी तरह की अभी बहुत सारी और कंपनीज फॉर्मुलेट हुई हैं जो कि इंटरनेशनली या लोकली भी काम कर रही हैं। लोकल में एक दाऊ प्रॉपटेक है जो कि मैंने देखी है, उसके अलावा और भी घराना एजेंसी 21, ये भी मेरे ख्याल से सारे प्रॉपटेक पे आहिस्ता आहिस्ता आ रहे हैं, इस पे काम कर रहे हैं। रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट भी पाकिस्तान के अंदर बनने लग गए हैं, इंटरनेशनली तो बहुत सारे पहले से एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन एक सबसे बड़ा चैलेंज जो मैंने इसके अंदर देखा है, नोटिस किया है, वो ये है कि दाऊ प्रॉपटेक को भी अगर उठा लें, ये सब वो प्रॉपर्टी कंपनीज हैं जो कि उन प्रॉपर्टीज़ में इन्वेस्ट कर रही हैं जो कि अभी कंस्ट्रक्ट नहीं हुई भी कम्प्लीटली, जो कंस्ट्रक्ट होनी है। इस टाइम पे एक पाकिस्तान के अंदर कुछ टाइम पहले तक एक रियल स्टेट का जो है बूम आया हुआ था, रियल स्टेट बहुत ही ऊपर गई हुई थी, आर्टिफिशियली इन्फ्लेटेड थी प्राइसेस। यही है कि ट्रेडर आपस में ट्रेड करते जा रहे हैं, प्राइसेस उठाई जा रहे हैं, एक बंदे का इंतज़ार करेंगे, उसे बेचेंगे और एग्जिट कर जाएंगे बाकी सारे ट्रेडर्स। बायर उसके बाद उस बंदे को मिलता है नहीं मिलता, वो बंदा जाने और मार्केट जाना है। ये होता रहा है। बहुत सारी सोसाइटीज़ ऐसे हैं, फाइल्स सेल आउट की हैं, फाइल्स डी वैल्यू हो गई हैं, लोगों की इन्वेस्टमेंट्स डूब गई हैं। सारे में जो एक कोर प्रॉब्लम है वो यही है कि लोगों ने ब्लाइंड ट्रस्ट करके ऐसी चीज़ों के अंदर इन्वेस्ट किया हुआ है जो कि अभी पहले से एग्जिस्ट नहीं करती। जो इनकी पहले एग्जिस्टेंस नहीं है वो फ्यूचर में बनेगी। सो वीव ऑल इन्वेस्टेड, वीव ऑल बेटेड ऑन आवर फ्यूचर्स। फ्यूचर में अगर हालात ऐसे ही रहे तो ये बिल्डिंग खड़ी हो जाएगी। अब मसला सबसे बड़ा उस पर यह था कि इन्फ्लेशन जो ही हिट की, जो कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट थी वो बहुत ऊपर निकल गई, बिल्डिंग्स वहीं की वहीं स्टक हो गई, सोसाइटीज़ वहीं की वहीं स्टक हो गई, वो बना नहीं सकी। जो इन लोग अब पैनिक में हैं, जो कि सेल करना चाह रहे हैं उसी रियल स्टेट को, उन्हीं फाइल्स को, वो सब माइनस में हैं क्योंकि रुकी हुई चीज़ को कोई भी ख़रीदना नहीं चाह रहा मार्केट में। डिमांड एंड सप्लाई का इक्विलिब्रियम जो था वो हिल गया और जिसकी वजह से अब लोग काफ़ी हद तक स्टक हो गए। सोल्यूशन इज़ दोज प्रॉपर्टीज़ दैट जनरेट रेंटल इनकम, जो पहले से कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टीज़ हों, जो कि रेंटल इनकम जनरेट कर रही हों ईयर ऑन ईयर, जिनका रेंट इंक्रीज़ हो रहा हो ईयर ऑन ईयर, जो कैपिटल गेन कर रही हों। तो ऐसी प्रॉपर्टीज़ में इन्वेस्ट करना जो है वो इस टाइम पे ज़्यादा सूटेबल है। इसमें लोकल कंपनीज़ भी हैं, इंटरनेशनल कंपनीज़ भी हैं, आप अपना इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट भी बना सकते हैं अगर बनाना चाहें। आगे मैं आऊँगा कि हम लोग किस तरह से उसमें हेल्प आउट करना चाह रहे हैं। उससे पहले जस्ट सिंपल अनाउंसमेंट कि हम लोगों ने स्टॉक्स का हम लोगों का जो कोर्स था अभी एक क्लोज़ किया है। इसके बाद हम लोगों ने डिसाइड एक्चुअली ये किया है, क्योंकि स्टॉक्स ऐसी चीज़ है जिसमें लोग एक दफ़ा सीख तो लेते हैं लेकिन उन्हें कांस्टेंट सपोर्ट चाहिए होती है। सो वी आर ऑफरिंग
अनदर कोर्स जो कि 1 फरवरी से स्टार्ट हो रहा होगा, जिसके अंदर हम टेक्निकल एनालिसिस, फाइनेंशियल एनालिसिस, आमिर हबीब साहब बल्कि उन्होंने ज्वाइन भी हमें किया हुआ है, इन्होंने हमारा लास्ट स्टॉक्स का कोर्स लिया भी है और सबसे एक्टिव मेंबर बल्कि हमारे रहे हैं स्टॉक्स के कोर्स के अंदर। ये I'd like to appreciate him for that. अभी भी इसके अंदर मौजूद हैं, आपका कोई भी सवाल हो तो आमिर साहब से भी आप पूछ सकते हैं कोर्स के बारे में कि कैसा रहा, क्या सीखने को मिला, क्या कैसे बेहतर हो सकता था। तो वो 1 फरवरी से स्टार्ट हो रहा है, जिसके अंदर हम लोग लाइफ टाइम सपोर्ट दे रहे हैं। व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर आपको इंक्लूड कर दिया जाता है। कोर्स जो है वो मोस्टली रिकॉर्डेड वीडियोस हैं, जिसके अंदर फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस, किस तरह से आप स्टॉक्स के अंदर ट्रेड कर सकते हैं, कितनी तरह की ट्रेड्स होती हैं, इन्वेस्टमेंट किस किस तरह की हो सकती है, सारा कुछ डिस्कस हो जाता है। और उसके साथ साथ हमारे वीकली लाइव वेबिनार्स उसमें होते हैं ताकि लोगों के जो सवाल जवाब हैं वो भी हो सकें। और उसके साथ साथ व्हाट्सएप ग्रुप की सपोर्ट है, जिसके अंदर हम लोग अपनी ट्रेड्स कि हम किस कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, कब इन्वेस्ट कर रहे हैं, कब कैश आउट कर रहे हैं, वो ट्रेड्स भी साथ साथ शेयर होती रहती हैं, ट्रेनर के एंड से भी, स्टूडेंट्स के एंड से भी। और उसके साथ साथ हम इस चीज़ का एनालिसिस भी करते रहते हैं कि कौन सी कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है, फ्यूचर में कैसा एक्सपेक्ट किया जा सकता है, कौन सी इंडस्ट्री कैसा कर रही है परफॉर्म। ये बैक टू बैक उसमें होता रहता है, ये डाटा शेयर होता रहता है। इफ़ यू वांट टू जॉइन इट, आप बेशक मुझे मैसेज ड्रॉप कर दें या फिर किसी भी व्हाट्सएप ग्रुप में जो भी आपने प्रीवियस कोर्स या फिर सेशन अटेंड किया हुआ है उसमें मैसेज ड्रॉप कर दें। माइंड चेंजर की टीम को कांटेक्ट कर लें, वो आपको इंशाल्लाह कनेक्ट कर देंगे। इस पर अब कोई हार्ड एंड फास्ट डेट नहीं है कि कब आप ज्वाइन कर सकते हैं, कब ज्वाइन नहीं कर सकते, क्योंकि काफ़ी हद तक वीडियोस जो कॉन्सेप्ट्स की हैं वो रिकॉर्डेड हैं और रियल टाइम उसके बाद जो ट्रेड है वो रियल टाइम डाटा व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर या फिर एक कम्युनिटी की फॉर्म में शेयर किया जा रहा है। वेबिनार्स कॉन्स्टेंटली कंडक्ट हो रहे हैं, कॉन्स्टेंटली बिजनेसेस के एनालिसिस हो रहे हैं, तो आप किसी भी टाइम ज्वाइन कर सकते हैं 1 फरवरी से, लेकिन वो प्रॉपरली एक कम्युनिटी जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। कमिंग टू द अदर थिंग जो कि हम लोगों ने डिस्कस भी किया था कि माइक्रो इन्वेस्टमेंट्स, जो कि हम लोगों का एक चैलेंज था जिसकी बेसिस पे हम लोगों ने आज का वेबिनार भी रखा था कि वो लोग जिनके पास इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं है, जो कि करोड़ 1.5 करोड़ नहीं सेटल कर सकते, वो किस तरह से माइक्रो इन्वेस्टमेंट कर सकें। तो उस सारे के लिए हम लोगों ने वी क्रिएटेड अ कंपनी एम्पायर होल्डिंग्स के नाम से। अब एम्पायर होल्डिंग्स है क्या, ये आइडिया क्या है, विजन क्या है, ये मैं थोड़ा सा आप सबके साथ डिस्कस करना चाहूँगा। एम्पायर होल्डिंग्स बेसिकली हम लोगों ने यही देखा कि बहुत सारे लोग, बहुत सारा ऐसा इन्वेस्टर या ऐसे लोग जो कि जिनके पास सेविंग्स इस तरह से इकट्ठी नहीं होती, जो कि बहुत हैवी अमाउंट्स इन्वेस्ट नहीं कर सकते, वो स्टक रहते हैं सिर्फ कुछ ही ऑप्शंस में, या तो बैंक में सेविंग्स अकाउंट खोल लेंगे या फिर वो फाइलों में इन्वेस्ट कर देंगे, ऐसी चीज़ों में इन्वेस्ट करेंगे जो मार्केट्स वॉलेटाइल हों, जिसके अंदर आपके पास रिटर्न्स उतने अच्छे ना आ रहे हों। क्योंकि एक अगर आपने प्रॉपर्टी खड़ी करनी है जो कि रेंटल इनकम जनरेट कर रही हो आजकल के दौर में अच्छी लोकेशन पे, तो उसके लिए आपको बहुत हैवी इन्वेस्टमेंट्स चाहिए होती हैं। तो इसलिए वी क्रिएटेड अ कंपनी एम्पायर होल्डिंग्स के नाम से। ये एक होल्डिंग कंपनी है। हम करते ये हैं कि 4-5 जो करीबी दोस्त हैं या फिर जानने वाले हैं, हम लोग एक प्रॉपर्टी को देख के जो कि अच्छे रेंटल रिटर्न्स जनरेट कर रही है। मैं पहले बता दूं कि हम लोग वी प्ले इट सेफ, हम लोग जज्बाती होकर डिसीजंस नहीं ले रहे होते, हम लोग ज़्यादा रिस्क नहीं ले रहे होते, और अगर जो ख्वाब होते हैं कि ओवरनाइट आप अमीर हो जाएंगे, हम वो ख्वाब नहीं बेच रहे होते, वो किसी को दिखा नहीं रहे होते ख्वाब। इन्वेस्टमेंट जो है एक लॉन्ग टर्म गेम होती है, एक लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी होती है, जिसकी बेसिस पे आप अपनी इनकम को और अपने लाइफस्टाइल को बेहतर कर सकते हैं। कोई अगर ये सोचे कि मैं हफ्ते में ही हो जाऊंगा, तो वो एक हवा होती है जो कि उसी स्पीड से आती है, उसी स्पीड से चली भी जाती है। तो वी प्ले इट सेफ एट एम्पायर होल्डिंग्स। हम लोगों की कोशिश ये होती है कि पहले से जो क्रिएटेड प्रॉपर्टी है, पहले से एक रेंट जनरेटिंग प्रॉपर्टी, एक रेंट जनरेटिंग एसेट जो है, वो हम कुछ लोग मिल के उसे हम लोगों ने चंक्स में ब्रेक किया हुआ है। फ़िलहाल जो चंक है हम लोग 1 मिलियन के चंक्स से स्टार्ट किया है, क्योंकि सैंड बॉक्स टेस्टिंग में ही है हम लोग। आगे हम लोगों की कोशिश है कि छोटे चंक्स को भी इसमें इंक्लूड किया जाए। वो हम उन चंक्स में बना के वी परचेज़ अ प्रॉपर्टी। अभी तक जिसके अंदर हम 5 प्रॉपर्टीज़ कर चुके हैं, जो कि इस्लामाबाद के अंदर मेन हब के अंदर F11-3 के अंदर मौजूद हैं, F11 मरकज़ के अंदर कुछ। ये मोस्टली होती हैं रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज़। हम लोग अभी कमर्शियल की तरफ मूव नहीं किए, लेकिन नियर फ्यूचर हम लोग कमर्शियल की तरफ भी मूव करेंगे।
ये रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज़ एक्चुअली रेंट जनरेट कर रही होती हैं। ये या तो ऐसे अपार्टमेंट्स या ऐसे घर हैं जो कि परमानेंटली रेंट पे लगे हुए हैं साल साल के लिए, या फिर ये एयरबीएनबी के बिज़नेस पे ऑपरेट कर रहे हैं अगर ये टूरिस्ट लोकेशंस में हों। इसके अंदर बहुत सारी ऐसी बिल्डिंग्स भी आ जाती हैं जो कि पहले से क्रिएटेड हैं, जहाँ के अपार्टमेंट्स ख़रीदे जा रहे हैं जो कि अच्छा रेंटल इनकम जनरेट कर रहे हों। हम लोगों ने अपार्टमेंट्स को स्क्वायर फीट में ब्रेक किया और हर स्पेसिफिक बंदा वो स्पेसिफिक स्क्वायर फीट के अकॉर्डिंगली उसके अंदर इन्वेस्ट कर सकता है और उन्हें नेक्स्ट मंथ से उसी के रेंटल रिटर्न्स आना शुरू हो जाते हैं। और डाउन द रोड 1 साल जैसे ही पूरा होता है तो कैपिटल रिटर्न्स जो हैं, जो कैपिटल गेन जो है उस प्रॉपर्टी का, वो भी उसमें इंक्लूड कर दिया जाता है। जब जब इन्वेस्टर एग्जिट करना चाहे तो हम लोग, क्योंकि मार्केट में तो सेल करना ही रहे, तो हम लोगों की ही बाय बैक पॉलिसी है कि आप इन्वेस्टर जब भी एग्जिट लेना चाहे तो वो हमारे पास ही आए, हम लोग ही उससे बाय बैक कर लेते हैं ताकि उनके जो उस टाइम के कैपिटल गेंस या जितने भी रेंटल रिटर्न्स बनते थे वो उन्हें हैंड ओवर हुए हुए होते हैं और वो किसी भी टाइम पे एग्जिट ले सकते हैं। वो अपने पैसे अगर निकालना चाहें किसी भी इमरजेंसी की सूरत में या कोई और बेहतर इन्वेस्टमेंट में, तो वो उसी टाइम उसे कैश आउट करके लेके जा सकते हैं। सर मैं इस तरफ भी आऊँगा बिल्कुल आमिर साहब, टुवर्ड्स द एंड ये हम लोगों ने अभी क्रिएट करके कुछ ही टाइम हुआ है, करीबी कुछ दोस्तों ने, हम लोगों ने वहाँ से स्टार्ट किया, अभी स्टार्टेड टेस्टिंग इट आउट। अभी हम एक बहुत ही लिमिटेड स्केल पे इसे ऑपरेट कर रहे हैं, लेकिन एक ब्रॉडर विजन जो है इस एम्पायर होल्डिंग्स का, वो ब्रॉडर विजन ये है कि ये अल्टीमेटली जाके प्रॉपटेक स्पेसिफिकली नहीं लेकिन ब्लॉकचेन के साथ कनेक्ट होगा, जिसके अंदर प्रॉपटेक भी इंक्लूडेड होगा और बाकी बिजनेसेस या स्टार्टअप्स भी इंक्लूडेड होंगे जिनके अंदर पोटेंशियल हो या ऐसी प्रोडक्ट्स जो कि अच्छे रिटर्न्स जनरेट करती हों। द मेन आइडिया इज़ कि एक अल्टीमेटली इसे जिस प्लान पे हमने लेके जाना है ये है कि पाकिस्तान के अंदर 5% या टॉप 10% लोग जो हैं वो तो इन्वेस्टमेंट्स कर सक रहे हैं। ये वो लोग हैं जिनके पास अच्छी इनकम है, जो कि प्रॉपर्टीज़ एसेट्स अफोर्ड कर सकते हैं, लेकिन ऑलमोस्ट 90% लोग ऐसे हैं जो कि डे टू डे अपनी ज़िंदगी जो है वो बहुत मुश्किल से गुजार रहे हैं। अगर वो इन्वेस्टमेंट्स का तो सोच भी नहीं सकते। मैक्सिमम हमारी पॉपुलेशन ऐसी है। एम्पायर होल्डिंग्स का मेन मकसद ये है कि ऐसे लोग जो कि डे टू डे वेजेस पे हैं या ऐसे लोग जो कि इतनी इन्वेस्टमेंट इकट्ठी नहीं कर सकते, इकट्ठी जमा नहीं कर सकते, उन सारों को भी रिटर्न्स प्रोवाइड किए जाएं। बेशक वो एक छोटा इन्वेस्टर जो कि 100, 200 या 300 रुपये किसी एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए ही क्यों ना लॉक कर सके। और ये टाइम पीरियड्स भी हम लोग लंबे नहीं रखना चाहते, हम महीने 2 महीने के नहीं रखना चाहते। मेन एम यही है कि जैसे इजी पैसा या जैज़ कैश ऐप है, उसी तरह से आपके पास एक ऐप हो जिसके अंदर मल्टीपल प्रॉपर्टीज़, मल्टीपल एसेट्स आपको डिस्प्ले किए जा रहे हैं। आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी एसेट सेलेक्ट कर सकें, उसके अंदर अगर स्क्वायर फीट पे डिवाइडेड है तो अपने स्क्वायर फीट सेलेक्ट कर सकें कि कितने स्क्वायर फीट आप परचेज़ करना चाहते हैं, उतने स्क्वायर फीट उस वैल्यू पे जो कि उस टाइम की मार्केट वैल्यू है उस पर परचेज़ कर सकें। और फ्रॉम द वेरी नेक्स्ट डे, मैं मंथ की बात नहीं कर रहा, फ्रॉम द वेरी नेक्स्ट डे यू स्टार्ट गेटिंग रेंटल रिटर्न्स ऑन दैट एसेट। कि अगले दिन से ही हम लोग जो रेंटल रिटर्न्स वाला फॉर्मूला जो है, जो कि 30 डेज़ पे बेस्ड होता है, उसे ब्रेक करके सिंगल डे पे लाए हैं, ताकि वो लोग जो कि डेली वेज वर्कर हैं और उन्हें कोई भी किसी भी इमरजेंसी की सूरत में वो अगर कैश आउट करना चाहते हैं तो उनके पास ये ऑप्शन अवेलेबल हो कि वो किसी भी टाइम इन्वेस्टमेंट अपनी 1 दिन, 2 दिन, 1 हफ्ते, 1.5 हफ्ते बाद जिस भी टाइम निकालना चाहें अपने प्रॉफिट समेत वो उसी तरह से निकाल सकें, या फिर जितने उसमें अपने इंक्रीज़ करना चाहें वो इंक्रीज़ कर सकें। अब इसके अंदर एक ट्रिकी सिचुएशन जो है वो ये होती है कि लाजमी नहीं है कि जो प्रोडक्ट इस टाइम पे अवेलेबल है वो आगे भी अवेलेबल हो, क्योंकि हम हर एसेट के अंदर एक लिमिटेड नंबर ऑफ पीपल को ही लॉक कर सकते हैं। कुछ लोग ही मिलके एक एसेट परचेज कर सकते हैं। वंस द एसेट हैज़ बीन सोल्ड, तो वो एसेट मार्केट में तब तक अवेलेबल नहीं होता जब तक उसमें से एक पुराना इन्वेस्टर एग्जिट ना ले रहा हो। जब वो एग्जिट ले रहे होंगे तो तब ही उस एसेट का ऑप्शन अवेलेबल होता है। लेकिन क्योंकि हम कॉन्स्टेंटली इस टाइम के अंदर प्राइसेस बेहतर हुई हुई हैं, तो इसलिए वी कॉन्स्टेंटली परचेजिंग एसेट्स जो कि मार्केट वैल्यू से अभी हमें नीचे मिल रहे हैं। डाउन द रोड जब स्टेबिलिटी आती है साल, 2 साल, 3 साल या 5 साल में, तो वो एसेट वैल्यू वापस से या तो मार्केट रेट पे हिट करेगी या फिर इन्फ्लेटेड प्राइसेस के साथ एडजस्ट होगी, जो कि कैपिटल गेन देती रहेगी। इन द मीनवाइल
रेंटल रिटर्न्स भी दे रही हो। इसके अंदर हम लोगों ने बहुत सारी एसेट क्लासेस बनाई हैं ताकि हर तरह के इन्वेस्टर को कैटर किया जा सके। जो लोग लाख से स्टार्ट करना चाह रहे हैं, 50,000 से स्टार्ट करना चाह रहे हैं, 2.5 लाख से स्टार्ट करना चाह रहे हैं, सबके लिए डिफरेंट प्रोडक्ट लाइंस हैं जो कि आए वो कंप्लीट प्रोडक्ट को कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी के साथ बताया जाता है। जितने पेपर वर्क है वो भी दिखाया जाता है ताकि एक अश्योरिटी हो और ट्रांसपेरेंसी के साथ काम हो रहा हो और आपको पता हो कि कौन सा एसेट क्लास जो है वो कितना रिटर्न जनरेट करती है। फॉर एग्जांपल जो गाड़ियां हैं वो आपको रेंटल रिटर्न ज़्यादा अच्छा दे रही होती हैं, लेकिन डिप्रिसिएटिंग एसेट है तो उसका कैपिटल गेन या वो चीज़ें उस पर अप्लाई उस तरह से नहीं हो रही होती, लेकिन रेंटल रिटर्न आपको अच्छी दे रही होती है। जैसे रियल स्टेट है वो 0.5% आपको रेंटल रिटर्न देती है। हम लोग जिस तरह से ऑफ़र कर रहे हैं इसमें रिटर्न तकरीबन 0.7-0.8% को जाके टच करता है, क्योंकि मोस्टली प्रॉपर्टीज़ जो इस तरह के रीजन में हैं वो एयरबीएनबी के थ्रू मैनेज कर रही हैं, जिसकी वजह से रेंटल मोस्टली डबल हो गया होता है। हम लोगों ने लो रिस्क, मीडियम रिस्क वाले रखे हुए, हाई रिस्क वाला कोई भी नहीं रखा हुआ। फॉर एग्जांपल आप ऑप्ट कर सकते हैं कि आप एयरबीएनबी वाली प्रॉपर्टी में आप स्क्वायर फीट्स परचेज़ करना चाहते हैं तो आपके रिटर्न्स वैरी करते रहेंगे मंथ टू मंथ। जिस मंथ अच्छा परफॉर्म कर रही होगी ज़्यादा रेंटल रिटर्न है, जिस मंथ उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही होगी हो सकता है रेंटल रिटर्न कम हो। इसी तरह से कुछ फिक्स्ड प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि फिक्स्ड रेंट एग्रीमेंट्स हैं 10 साल के, 20 साल के, 5 साल के, वो एक फ़िक्स्ड आपके लिए रेवेन्यू स्ट्रीम होती है जो कि जनरेट करके दे रही है। इसमें हम कर इसी तरह से रहे हैं कि जो माइक्रो इन्वेस्टर है, छोटे छोटे इन्वेस्टर्स हैं, उन सारों का पूल बनाया जाए। किसी में 10 हो सकते हैं, किसी एक प्रॉपर्टी में 50 हो सकते हैं, किसी में 100 हो सकते हैं। उस पूल को यूटिलाइज़ किया जाए, वो कलेक्टिवली कोई भी प्रॉपर्टी परचेज़ कर रहे हों। अभी क्योंकि सैंडबॉक्स टेस्टिंग है, हम लोगों ने इसका डिजिटल या उस सारे पे नहीं गए। हम बहुत ही क्लोज एक ग्रुप के साथ इस टाइम पे काम कर रहे हैं कि 10 लोग, 15 लोग, 20 लोग मैक्सिमम, ताकि एक फार्मूले की टेस्टिंग हो सके, देखा जाए कि क्या क्या चैलेंजेस हैं, क्या क्या इश्यूज़ इसके अंदर बीच में आ रहे होते हैं। इसके साथ साथ हम लोगों ने पेपर वर्क को वैसे ही मिनिमाइज़ उस पर कर दिया है। 100% ट्रांसपेरेंसी रखी हुई है कि कौन सा एसेट किस प्राइस पे परचेज़ हो रहा है, उसकी मेंटेनेंस कॉस्ट क्या है, किस तरह से मैनेज हो रहा है। जो भी इन्वेस्टर है किसी भी टाइम विजिट भी कर सकता है उसे। ओपन हाउसेस भी रखे हुए हैं कि आके एसेट्स एग्जामिन कर सकें, ओवर टाइम एग्जामिन कर सकें, देख सकें कि एसेट कैसा परफॉर्म कर रहा है, और जब भी एग्ज़िट लेना चाहें तो एग्ज़िट भी कर सकें। तो वी प्ले इट सेफ, नो रिस्क टेकिंग, ओनली रेंट जनरेटिंग प्रॉपर्टीज़। करंट ब्रेकडाउन जो है मैं उस पर भी थोड़ा सा गाइड कर देता हूँ, जो कि अभी हम लोगों के एसेट क्लासेस जो हैं, जो कि स्पेसिफिकली अगर हम बात करें रियल स्टेट की, तो उसके अंदर जो हैं हम लोगों ने नेक्स्ट एक का एग्जांपल मैं दे रहा हूँ। अदरवाइज यू कैन ऑलवेज कनेक्ट इन द ग्रुप, यू कैन आस्क द टीम, मुझे मैसेज ड्रॉप कर दें तो बाकी एसेट क्लासेस जो हैं मैं टीम से कनेक्ट करवा के आपको वो उस पर भी गाइड कर देंगे। फॉर एग्जांपल देयर इज दिस वन अपार्टमेंट विच इज़ 900 स्क्वायर फीट, 900 स्क्वायर फीट का अपार्टमेंट है। अच्छा, और जो इसकी कॉस्ट इस टाइम पे आ रही है, मैं पहले मेंशन कर दूं कि F11 में बेस्ड अपार्टमेंट है ये। काफ़ी सारे कंस्ट्रक्टेड अपार्टमेंट्स की कॉस्ट इससे ज़्यादा आ रही होती है आजकल, लेकिन इसकी जो हमें पर स्क्वायर फीट कॉस्ट आ रही है वो 12,000 रुपये पर स्क्वायर फीट आ रही है इस कंस्ट्रक्टेड अपार्टमेंट की, जो कि रेंटेड आउट है, जो कि रेंटल इनकम जनरेट कर रहा है। अगर हम बेसिक 1 मिलियन वाला फॉर्मूला अप्लाई करें तो हर इन्वेस्टर जो है उसे मिनिमम 84 स्क्वायर फीट्स परचेज़ करने पड़ेंगे, जो कि टोटल अमाउंट बन जाती है 10,08,000 रुपये। 84 स्क्वायर फीट जो परचेज़ कर रहा हो इन्वेस्टर मिनिमम, वो अमाउंट आपकी बन जाएगी 10,08,000 रुपये। ये अभी की प्राइसिंग जो है अपार्टमेंट की वो है 12,000 रुपये पर स्क्वायर फीट। आप ज़मीन.com या किसी भी और वेबसाइट पे या ऑन ग्राउंड जाके रियल स्टेट प्राइसिंग चेक भी करें तो यही जो है ये एक्सपेक्टेड कैपिटल गेन बाय 2024 इज़ ये 13,666 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट हो जाएगा। इन्फ्लेशन एडजस्टेड अभी नहीं है, इन्फ्लेशन एडजस्ट करेंगे तो हो सकता है प्राइसिंग ऊपर नीचे हो रही हो, मार्केट कंडीशंस चेंज हो रहे होते हैं, तो हम लोगों ने बेयर मिनिमम पे उसे कैलकुलेट किया हुआ है। अच्छा, जो रेंटल जो ये प्रॉपर्टी जनरेट करती है पर स्क्वायर फीट, दैट इज़ 60.7 रुपीज़, यानी कि पर स्क्वायर फीट एक बंदे ने अगर 1 स्क्वायर फीट भी ख़रीदा हुआ है, यानी कि उसने 12,000 रुपये भी अगर इन्वेस्ट किए हुए हैं, तो हर महीने उसे 60.7 रुपये मिलते जा रहे हैं 1 स्क्वायर फीट पे, जो कि वो अर्न कर रहा है। इसी तरह से जो आपका कैपिटल गेन पूरे साल के बाद है
उस 1 स्क्वायर फीट पे, वो है 1666 रुपीज़ का जो कैपिटल गेन 1 स्क्वायर फीट की अगर हम बात करें। अच्छा, अगर हम बात करें 84 स्क्वायर फीट की, तो दैट रफली जनरेट्स बिटवीन 5000 टू 6000 रुपीज़ पर मंथ। अगर आप पर ईयर उसे कैलकुलेट करें तो बेयर मिनिमम जो कि वो जनरेट कर रही है प्रॉपर्टी, दैट इज़ 72,000 रुपीज़ इन रेंटल रिटर्न्स। यानी कि 72,000 रुपीज़ ऑलमोस्ट आपको मैक्सिमम या मिनिमम जो है, एक सेकेंड लेट मी क्रॉस चेक, या दैट इज़ समवेयर बिटवीन 60 टू 72,000 रुपीज़ बेयर मिनिमम ये प्रॉपर्टी जनरेट कर रही है 1 साल के अंदर रेंट। और इसी तरह इसके जो कैपिटल गेंस हैं वो भी अप्लाई हो रहे हैं। आप अगर बेशक 6 महीने के पीरियड के बाद एग्जिट करते हैं तो आपको 6 महीने के कैपिटल गेंस जो हैं वो अप्लाई हो रहे होंगे। साल के बाद एग्जिट करते हैं तो साल वाले अप्लाई हो रहे होंगे। 2 साल बाद करते हैं तो 2 साल के कैपिटल गेंस, जो भी मार्केट रेट के हिसाब से उस टाइम पे हो। द थिंग इज़ बिकॉज वी आर नॉट सेलिंग द प्रॉपर्टीज़ बैक टू द मार्केट, तो इसलिए हम लोग खुद ही बाय बैक कर रहे होते हैं। इसके साथ साथ एक और एसेट जो कि बहुत अच्छा रेंटल जनरेट कर रहा होता है, और हम लोगों ने बल्कि कोविड की जब बीच में ये रिसेशन आई थी तो तब वो हम लोगों ने आइडिया प्लेस भी किया था एंड इट वर्कड वंडरफुली। वो है कोवर्किंग स्पेसेस। कोविड और या फिर रिसेशन या इस तरह की कोई भी चीज़ें आती हैं जब, तो मोस्टली ऑफिसेज जो हैं वो कॉस्ट कट करने की कोशिश कर रहे होते हैं। कॉस्ट जब वो कट करते हैं तो वो देख रहे होते हैं कि अपनी बिल्डिंग्स के अंदर सर्वाइवल मुश्किल हो जाता है। तब वो कोशिश होती है उनकी कि टीम जो कि कोविड के बीच में तो काफ़ी सारे घर से काम कर रहे थे, अब उन्होंने उन्हें वापस बुलाना भी शुरू किया है कि वापस आएँ, या फिर एटलीस्ट 3 दिन 4 दिन के लिए लोग आना शुरू करें। तो कॉस्ट कटिंग के बीच में कंपनीज प्रेफर करती हैं कि अपने लोगों को इस तरह के कोवर्किंग स्पेसेस पे डेस्क अपॉइंट करवा दें, क्योंकि वो एक सस्ती भी पड़ती हैं उन्हें और ज़्यादा आसान हो जाता है मैनेज करने के लिए। कोई लॉन्ग टर्म कमिटमेंट नहीं होती, कोई बिल्डिंग नहीं खड़ी करनी पड़ती, कोई उन्हें रेंटल साल का किसी के साथ डिसाइड नहीं करना पड़ता। तो कोवर्किंग स्पेसेस जो हैं ये हमने एक ऐसा बिजनेस मॉडल देखा है जो कि जब रिसेशन या फिर इस तरह की चीज़ें आ रही हों तो उसमें ज़्यादा अच्छा फ्लरिश करता है। इसीलिए हमने एम्पायर होल्डिंग्स के अंदर कोवर्किंग स्पेसेस का भी ऑप्शन रखा हुआ है। मेरे ख्याल से कुछ लोग जो कि पुराने पार्टिसिपेंट्स हैं उन्हें आइडिया होगा कि ये वर्क जोन के नाम से हम लोग ऑपरेट कर रहे थे। इस्लामाबाद के अंदर 3 कोवर्किंग स्पेसेस हैं, ब्लू एरिया में, गुलबर्ग ग्रीन्स में, E11-3 में, जो कि अभी ऑपरेशनल हैं। उसी को आगे हम एक्सपैंड भी कर रहे हैं, उसी को लेके आगे चल रहे हैं। G8 में एक्सपेक्टेड है नेक्स्ट हम लोगों की जो डिप्लॉय होगी, विच विल बी ऑन अराउंड 5200 स्क्वायर फीट। तो उसके लिए हम लोगों ने भी ऑप्शन ये ओपन कर दिया कि आप रादर देन ओपनिंग योर ओन कोवर्किंग स्पेस विच टेक्स अ लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट, आप सिंपल उस पर डेस्क परचेज करके रख सकते हैं कोवर्किंग स्पेसेस के। कि फॉर एग्जांपल आप की अगर अफोर्डेबिलिटी 5 डेस्क की है तो 5 डेस्क आपने डिप्लॉय कर दिए, उस पे से जितना भी रेंटल या फिर जितने भी रेवेन्यू वो जनरेट कर रहा है, दैट गोज स्ट्रेट टू द इन्वेस्टर। ये है कि एम्पायर होल्डिंग्स अभी बेसिक स्ट्रक्चर है। इसके बाद होपफुली वी विल बी इंक्लूडिंग इंटरनेशनल प्रॉपर्टीज़ एज वेल, वी विल बी इंक्लूडिंग अदर बिजनेसेस सच एज रेस्टोरेंट्स या फिर जो भी ऐसा बिजनेस जो कि कैश फ्लोज जनरेट कर रहा हो लोगों के लिए, वो बिजनेसेस भी हम इंक्लूड कर रहे होंगे। और एक पूरा पोर्टफोलियो जो है वो किसी भी टाइम आप विजिट करके सारे में देख सकते हैं कि इस टाइम पे, करंट टाइम पे कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं। Hopefully down the road in a few months we will be going live on the website as well, जिसके अंदर हम लोग रियल टाइम पे प्रॉपर्टीज़ अपलोड करते रहेंगे, रियल टाइम पे एसेट्स अपलोड करते रहेंगे। और उससे अगले स्टेप में, उससे अगला माइलस्टोन हमारा जो होगा वो एक कंप्लीट मार्केट प्लेस होगी जिसके अंदर लोग डिजिटली या अपनी ऐप से ही ट्रेड, सेल, परचेज सारा कुछ कर सकते हों। इसके बाद हाँ जी, वी जस्ट हैव 2 अदर अनाउंसमेंट्स, उसके बाद आई विल कम टू क्वेश्चन आंसर्स। सबसे पहला तो ये कि क्योंकि वी विल बी ऑपरेशनल फ्रॉम 1 February, तो आप लोग जो कि दैट आर पार्ट ऑफ दिस ग्रुप या फिर वीडियो जिनके साथ शेयर हो रही होगी, यू कैन प्लेज इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन सच प्रॉपर्टीज़, तो जस्ट गेट कनेक्टेड विद आवर टीम। और आप लोग पहले से प्लेज कर सकते हैं कि कितनी इन्वेस्टमेंट आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, कितने रिटर्न्स उस पर हैं। टीम ज़्यादा बेहतर आपको गाइड कर सकेगी। यू कैन प्लेज योर इन्वेस्टमेंट्स एनी टाइम। इसके अलावा दूसरी चीज़ ये थी कि हम लोगों की टीम, अगर आपको इसमें फिर भी समझ नहीं आती कि
कौन कौन सा बिजनेस मॉडल या कौन सी एसेट क्लास ऐसी है जिसके अंदर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, या आपके लिए कौन सी बेहतर एसेट क्लास है, तो उस सब को आप हमारी टीम के साथ डिस्कस भी कर सकते हैं। वी विल बी गिविंग 30 मिनट टू 60 मिनट सेशंस। आप प्लीज़ माइंड चेंजर की टीम को कनेक्ट करके आप बेशक उन्हें बता देंगे फाइज साहब से कनेक्ट करना है, या फिर अगर मेरा नंबर आपके पास अवेलेबल है जस्ट ड्रॉप मी अ मैसेज ऑन व्हाट्सएप, या फिर फाइंड मी ऑन सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, फेसबुक, किसी पे भी मुझे मैसेज ड्रॉप कर दें। और उसके बाद आई विल स्केड्यूल अ स्पेसिफिक सेशन विद यू फॉर 30 मिनट्स और 60 मिनट्स, डिपेंडिंग के आपकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, जिसके अंदर हम आपको डिफरेंट बिजनेस मॉडल्स भी बता रहे होंगे कि कौन सा ऐसा बिजनेस है, कितना रेवेन्यू जनरेट कर रहा है, एंड वी विल टेक यू बिहाइंड द सीन्स एज वेल, कि आपको उस तरह का बिजनेस विजिट करवा के दिखा सकें कि वो किस तरह से ऑपरेट करते हैं, क्या रेवेन्यू मॉडल्स होते हैं। और आप अगर शुरू करना चाहते हैं, दैट्स योर ओन चॉइस, आप शुरू कर सकते हैं। इसके अलावा टीम विल गाइड यू अबाउट अदर एसेट्स एज वेल, कि हम लोग एम्पायर होल्डिंग्स के अंदर एटलीस्ट के कौन कौन से एसेट क्लासेस इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं आपके लिए, आपके फाइनेंशियल गोल्स को मैच करने के लिए आपके लिए बेहतरीन एसेट क्लास कौन सी है। वो हो सकता है स्टॉक्स हों, वो हो सकता है रियल स्टेट हो सकता है गाड़ियाँ हो सकता है स्टार्टअप्स या दूसरे बिजनेसेस हों। तो जस्ट गेट कनेक्टेड विद द टीम, दे विल गाइड यू कि आपके फाइनेंशियल गोल्स के लिए आपको किस तरह से इन्वेस्ट करना चाहिए, और आपको एक कंप्लीट रोड मैप वो बना देंगे कि डाउन द रोड अभी से साल बाद, 2 साल बाद या 5 साल बाद आपकी इन्वेस्टमेंट्स कैसी लग रही होंगी। अगर आपका कोई आने वाला ऐसा कोई गोल या माइलस्टोन है जिसके लिए आपने पैसे रेज करने हैं, तो गेट कनेक्टेड विद द टीम, वो उसके लिए भी आपको रोड मैप बना देगी कि किस तरह से उस टाइम तक आप उतना रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं, उसके लिए आपको कितनी इन्वेस्टमेंट पुट करनी चाहिए, आपका पोर्टफोलियो कितना डाइवर्स होना चाहिए, किन किन मल्टीपल चीज़ों के अंदर इन्वेस्ट करेंगे तो किस तरह से आप अपने रेवेन्यूज़ को या अपनी स्टेबिलिटी को ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं। नाउ आई विल बी कमिंग डाउन टू द क्वेश्चंस, सो प्लीज़ एक तो हाथ रेज कर दें, मैं बारी बारी अगर कहेंगे तो लोगों को अनम्यूट भी करता रहूँगा ताकि आप थ्रू वॉइस बात कर सकें, अदरवाइज़ नहीं तो चैट बॉक्स अवेलेबल है, उसके अंदर प्लीज़ जो भी कंसर्न्स, जो भी क्वेश्चंस हैं प्लीज़ वो मेंशन करते जाएं। आई विल बी आंसरिंग देम हियर राइट नाउ। जी आमिर हबीब साहब, सर आई हैव आस्क्ड यू टू अनम्यूट, प्लीज़ जॉइन। अस्सलाम वालेकुम फाज भाई। वालेकुम अस्सलाम सर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। अच्छा, जो आपने ये आइडिया बताया, सबसे पहले तो इसका सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू क्या होगा? जैसे कि सीडीए में मेरे ख्याल में जो होती है रजिस्टर F11 की, तो जैसे कि शेयर तो होंगे सीडीसी में एक सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू। बिल्कुल ऐसे ही है। तो यहाँ पे क्या आपके पास अगर 10 बंदे होंगे तो ये होगी तो रजिस्टर सीडीए में, लेकिन ये जो होल्डिंग एम्पायर है इसकी तरफ से सिक्योरिटी क्या मिलेगी? अच्छा सर, इसकी तरफ से क्योंकि एम्पायर होल्डिंग्स जो है, आई एम द CEO और सारा कुछ, इसके तरफ से एग्रीमेंट्स प्रॉपर जो हैं, प्रॉपर एग्रीमेंट्स होते हैं हर चीज़ के। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग क्योंकि दिन पे ही बात कर रहे थे, जितनी इंटरनेशनल कंपनीज या वो है ना, वो ब्लॉकचेन पे जब आप मूव कर जाते हैं तो वो तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे चली जाती है, लेकिन अंडरस्टैंडिंग द लोकल मेंटालिटी कि यहाँ पाकिस्तानी मार्केट के अंदर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से उसे अडॉप्ट करने में बहुत टाइम लगेगा अभी। तो उसके लिए हम लोगों ने यही किया हुआ है कि यहाँ के जो लोकल लीगल कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो साइन किए जाएं स्टाम्प पेपर पे बेस्ड, कि कौन कितने % क्या चीज़ परचेज कर रहा है, उसके अगेंस्ट कितने रिटर्न्स हैं, और बाय बैक पॉलिसी भी उसी के अंदर मेंशन हो कि किस तरह से बाय बैक होगा। तो दोज आर डन थ्रू लीगल एग्रीमेंट्स, हैंड साइंड, जिसके ऊपर ID कार्ड और सारी चीज़ें प्लेस भी होती हैं साथ। This investor group members gather their funds on mutual basis by registering of them rent or individual quarterly group। ये अजीज़ुर रहमान साहब ने ऊपर मेंशन किया था सर, बिल्कुल इसी तरह की इसी चीज़ पे मैं आपको कहता है ना कि आहिस्ता आहिस्ता आंसर हो जाएगा, तो इसी चीज़ पे हम लोग बाद में आए हैं। अच्छा, अब बाकी जो हैं चैट के अंदर प्लीज़ मेंशन करते जाएं, अगर कोई भी ऐसा है जो कि जी सर। ये जो न्यूज़ सेशन आप जो जी सर। आपकी आवाज़ नहीं आ रही हमें साहब। आप मेरे ख्याल से बोल रहे हैं, आपके माइक से वो पॉपअप कर रहा है पर मेरे तक आवाज़ पहुंच नहीं रही अनफॉर्चुनेटली फॉर सम रीज़न। आपका माइक जबकि अप डाउन हो रहा।
अस्सलाम वालेकुम, सॉरी ये जूम क्रैश किया है, मैं दोबारा ज्वाइन कर रहा हूँ। जस्ट गिव मी 1 मिनट, इसमें दोबारा स्टार्ट हो रहा है। रियली सॉरी, ये एक सेकंड, लेट मी जस्ट पिन दिस। रियली सॉरी, जूम मेरा क्रैश कर गया था, इसलिए मुझे दोबारा कनेक्ट करना पड़ा है। चैट भी उसने अनफॉर्चुनेटली उड़ा दी है। जी आमिर साहब, जी सर, आप कुछ बोल रहे थे। रियली सॉरी, उस टाइम मुझे आवाज़ नहीं आ रही थी। जी जी, ये मैं कह रहा था कि अभी जो 2 फरवरी से ये शुरू होने वाला है नया सेशन ट्रेडिंग का, तो इसमें क्या कोई नई क्लास, जो पुराने ही लेक्चर्स होंगे या इसमें कोई नए वाले लेक्चर्स होंगे, या इसमें जस्ट डिस्कशंस होगी टेक्निकल एनालिसिस और दूसरे फंडामेंटल एनालिसिस वगैरह पे? सर नहीं, पुरानी क्लासेस जो रिकॉर्डेड आपने क्योंकि जो अटेंड किया हुआ है वो उसी तरह से है, बस कॉन्टीन्यूटी के अंदर इस पे वीकली लाइव सेशंस हो रहे होंगे, जो क्वेश्चन आंसर्स के हैं, लाइव ट्रेड भी हो रही होगी उसी पे। और सेकेंडली ये है कि हम लोगों के इसी तरह के वेबिनार्स होते रहेंगे जिसके अंदर कंपनीज के एनालिसिस कर रहे होंगे हम। आप क्योंकि उस ग्रुप के अंदर पहले से हैं तो आपको वो साथ साथ रिसीव हो रहा होगा। जितने पार्टिसिपेंट्स हमारे एग्जिस्टिंग उसके अंदर थे उन सारों के लिए उसी तरह से वेबिनार्स और जितनी भी एनालिसिस हैं वो उन सब के साथ शेयर हो रहा होगा। यू आर ऑलरेडी अ पार्ट ऑफ दैट कम्युनिटी। वो उन लोगों के लिए है जो कि नए ज्वाइन करना चाह रहे हैं सर। जी बहुत शुक्रिया। और जो आपने इन्वेस्टमेंट बताई है, ये कब से बंदा इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकता है? ये सर कब अभी से आप प्लेज कर सकते हैं। हम लोग पहले जो हैं हम लोगों ने क्लोज पार्टनर्स के साथ, दोस्तों के साथ जो है वी इन्वेस्टेड इन 5 प्रॉपर्टीज़, जो कि हम लोगों ने पहले से उसे सारे को स्टार्ट कर दिया हुआ है। अब हम जो हैं अब हम पब्लिक के लिए या फिर जो हमारे पार्टिसिपेंट्स या मेंबर्स हैं उनके लिए जो ऑफ़र कर रहे होते हैं वो कुछ चीज़ें हैं जो कि हम लोग अभी ऑफ़र साथ साथ कर रहे हैं, जो पॉपअप हो रही हैं, जो हमें लग रहा है कि एक अच्छी वैल्यू पे हमें मिल रही हैं। तो उसमें से कुछ चीज़ें अभी रेडीली अवेलेबल हैं। आप टीम से कनेक्ट हों तो वो आपको गाइड कर देंगे कि किस किस तरह की एसेट क्लास है, किस पे कौन सी इन्वेस्टमेंट है, बेयर मिनिमम आपको कितना इंक्लूड करना है और क्या उसकी टर्म्स हैं। वो हर एसेट क्लास की डिफरेंट टर्म्स आ रही होती हैं सर। और इसके लिए कोई नया ग्रुप बनेगा जिसमें कुछ डिस्कशन होगी ये इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड, या जस्ट पर्सनली गुफ्तगू करेंगे? पर्सनली सर उस पर कर सकते हैं। टीम के कुछ मेंबर्स, मैं कुछ इस पे नंबर्स वो शेयर भी कर दूंगा आप लोगों के साथ। आप किसी भी टाइम उस पर कनेक्ट करके उनसे पूछ सकते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें अवेलेबल हैं, क्या एसेट क्लास है और क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं। ज़्यादा बेहतर मैं लेकिन सजेस्ट यही करूँगा कि रादर दैन डिस्कसिंग प्रोडक्ट्स विद देम, आप उन्हें बताएं कि आपके फाइनेंशियल गोल्स क्या हैं। आप उन्हें बताएं कि आप कितना इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं और एक्सपेक्ट क्या करते हैं। उसके हिसाब से वो आपके पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करके आपके साथ शेयर कर देंगे कि इतना चंक जो है वो आपको स्टॉक्स में, डिविडेंड टिपिंग स्टॉक्स में रखना चाहिए, इतना चंक आपको रियल स्टेट में रखना चाहिए, इतना चंक आपको मूविंग एसेट्स में रखना चाहिए। तो वो एसेट क्लासेस की बेसिस पे आपके जो गोल्स हैं उनकी बेसिस पे आपको डिवाइड करके, तोड़ के आपका एक पोर्टफोलियो बना के आपके साथ शेयर कर देंगे कि इस तरह से आप करें तो आपके ये गोल्स मीट हो सकते हैं। ठीक है जी अजीज़ साहब, सर मैंने आपको उस पर कर दिया है। इसके बाद मैं जुनैद साहब की तरफ आऊँगा। जी जुनैद साहब, मैंने आपका वो क्वेश्चन भी सर यहाँ पे देख लिया हुआ है, मैं उसकी तरफ भी इसके बाद एड्रेस करता हूँ। जी अजीज़ साहब। जी सर, मेरा क्वेश्चन ये है, आर यू लिसनिंग मी सर? जी सर बिल्कुल। अच्छा सर, मैं अगर आपकी कंपनी के साथ, ये एम्पायर होल्डिंग के साथ अगर 5 मिलियन में इन्वेस्ट करता हूँ तो मैं क्या गेन एक्सपेक्ट करूँ एज अ रेंटल और एज अ कैपिटल गेन? बिल्कुल ठीक है सर। जस्ट लेट मी रन अ क्विक कंपैरिजन, जस्ट अ सेकेंड। मैं कैलकुलेटर खोल रहा हूँ और अभी वाला जो हम लोगों ने किया था ना उसी वाले पे मैं अप्लाई करके फार्मूला आपको बता देता हूँ कि क्या एक्सपेक्ट आपको उससे करना चाहिए।
अच्छा जी, हम लोगों ने किया ये था कि 84 स्क्वायर फीट जो था वो 10,08,000 पे था। हम कर देते हैं 5 मिलियन को हम लोगों ने डिवाइड कर दिया स्क्वायर फीट के हिसाब से। सो दैट इज़ सर गोइंग टू मेक 416.6 स्क्वायर फीट, जो आप जितनी अमाउंट कह रहे हैं उससे जो होगा। जी जी जुनेद साहब, मैं इसके बाद आपकी तरफ ही आ रहा हूँ सर, आपको ही अनम्यूट करूँगा इसके बाद। मैं 1 बाय 1 करना चाह रहा हूँ ताकि एक दूसरे के ऊपर बात ना कर रहे हों। अच्छा सर, 416.6 स्क्वायर फीट है जो कि होगा, हम लोगों ने जो कैलकुलेट किया बेयर मिनिमम वो रेंट जो है दैट इज़ 5,000 रुपीज़ पर 84 स्क्वायर फीट। आई विल जस्ट मल्टीप्लाई दैट। सिक्स इंटू स्क्वायर फीट का सर रेंट था ऑलमोस्ट 50 to 60 रुपीज़। बेयर मिनिमम सर जो उस पर आ रहा है आपको, बेयर मिनिमम मंथली रेंटल रिटर्न जो दे रहा है दैट इज़ 20,830 रुपीज़। ये बेयर मिनिमम पे हमने कैलकुलेट किया है। अगर हम नॉर्मल अभी जिस तरह से मार्केट ऑपरेट कर रही है उस पर रहें तो दैट विल बी जनरेटिंग समवेयर अराउंड 30 to 35,000 मंथली रेंटल रिटर्न आपको जो दे रहा होगा। 30,000 पे सर अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो ईयर का आपका दैट्स 3,60,000 रुपीज़ एवरी ईयर जो कि आपको रेंटल रिटर्न्स में आ रहा है। और 416.6 स्क्वायर फीट जिसकी अभी की वैल्यू हमारी 49 लाख बन रही है, इसी को अगर हम तब की वैल्यू के हिसाब से कैलकुलेट करें तो ये हम लोगों की तब की थी सर 13,666 रुपीज़। तो सर डिफरेंस जो आ रहा होगा तकरीबन आपके पास 7 लाख का कैपिटल गेन का डिफरेंस आ रहा होगा सर, और ऑलमोस्ट 3,60,000 जो है आपका वो रेंटल रिटर्न एक साल में आ गया होगा। तो एक साल के अंदर ऑलमोस्ट आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो 1 मिलियन ग्रो कर गई होगी सर इतने अमाउंट पे। सो दैट इज़ समवेयर क्लोज टू 20% एनुअल रिटर्न जो है। एक्सीलेंट एक्सीलेंट। दूसरा सर ये ठीक हो गया, एक ये है। दूसरा सर ये जो है ना, मैं जहाँ पे रहता हूँ, मैं ओवरसीज पाकिस्तानी हूँ सर। जी सर। हाँ सर। जहाँ भी मैं रहता हूँ ना सर, यहाँ पे एक इन्वेस्टर क्लब बना हुआ है, वो इनविटेशन मुझे दे रहे हैं, लेकिन मैं क्योंकि वो मुझे कंफर्म नहीं है उनकी ट्रांसपेरेंसी या इस तरह की चीजें हैं। हाँ जी। तो दैट्स व्हाई आई एम हेजिटेटिंग। तो उनका मॉडल जो सेम आप वाला ही है, क्या है कि फॉर एग्जांपल एक प्रॉपर्टी है आप 3 मिलियन कह रहे हैं, 3 मिलियन की एक प्रॉपर्टी है 3 मिलियन दिरहम की, तो लेकिन वो डिस्काउंटेड प्राइस है या ये रिसेशन की वजह है या कुछ भी है, अकॉर्डिंग टू दैट वो 2 मिलियन की मिल रही है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा 2 मिलियन हर किसी बंदे के पास नहीं होता, वो किसी के पास 1 लाख दिरहम है या 50,000 दिरहम है, तो इस तरह मैंने क्लब बनाया हुआ है कि जो फॉर एग्जांपल एक बंदा है वो एक हर 20 बंदे हैं तो 20 लाख दिरहम हो गया, ठीक है जी। उसके बाद वो कह रहे हैं कि जी एक साल इसको परफॉर्म करेंगे, वो जो प्रॉपर्टी है वो रेंट आउट करेंगे, जो रेंट आएगा वो भी साल में डिवाइड हो जाएगा प्रॉपर, और उसके बाद उसका जो कैपिटल मिनिमम गेन है वो तो 1 मिलियन है ही है। तो एक साल के बाद अगर कोई एग्जिट लेना चाहता है तो वो 1 मिलियन प्रॉफिट के हिसाब से जितना जिसका जो चंक बनता है वो एग्जिट ले सकता है, हो जाएगा। लेकिन सर वो जो दुबई की मार्केट है ना, उसके बारे में मुझे नो नहीं है, आप थोड़ा गाइड करें कि मुझे उसमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। सर देखिए, दुबई जो है ना, अगर प्रॉपर्टी उस पर अच्छी है, ये जहन में रखें, रिसेशन का टाइम है, आप कभी भी टॉप नॉच प्रॉपर्टी पे मत मूव करें, ठीक है। या तो ऐसी हो प्रॉपर्टी जिसपे ऐसे लोगों ने सिर्फ रहना है, JBR पे है अगर प्रॉपर्टी, ऐसे लोगों ने रहना है जो कि क्रीम है, फिर तो वो बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है। आपको पता है कि साल का 10 साल का एग्रीमेंट है और वो रेंट आता रहना है आपको, क्योंकि एक बड़ी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी ने वो प्रॉपर्टी होल्ड की हुई है। अच्छा, जो मिडिल ग्राउंड वाली प्रॉपर्टी होती है ना, जिस पे हम लोग बात करते हैं कि जो मिडिल क्लास के लिए जो है, उस टाइम पे रिसेशन के टाइम पे मिडिल क्लास या ऐसे लोग जो कि उस तरह की प्रॉपर्टी में रहते हैं वो स्विच करते हैं छोटे मकानों की तरफ जो रेंटल पे हैं। जहन में रखें, जितना भी रेंटल पे है, जो 3 बेड पे है वो हो सकता है 2 बेड पे आ जाए या 1 बेड पे आ जाए, डिपेंड करता है रिसेशन कितना बुरा चल रहा है।
ठीक है, तो ऐसी प्रॉपर्टीज़ ठीक है। जो कि लोअर एंड पे हों या मिडिल एंड पे हों, वो आपकी लो रिस्क है, उसने परफॉर्म करना ही करना है, उन लोगों ने रहना ही रहना है, लोगों ने रेंट देना ही देना है, विद टाइम वो ग्रो कर सकता है। फिर कुछ प्रॉपर्टी ऐसी आ जाती है जो एक्सट्रीम लग्जरी है, जिसपे ऐसा बंदा है जो आपको पता है कि पहले से रेंटेड आउट है, वो भी सेफ इन्वेस्टमेंट, सेफ प्रॉपर्टी है। ऐसी मैं सजेस्ट नहीं करूँगा प्रॉपर्टी जिसपे ना ये रिस्क हो कि अच्छा जी सीज़न आया टूरिज़्म का तो वो बहुत अच्छा परफॉर्म करने लगी, सीज़न चला गया तो वो बिल्कुल ही उड़ गई। ट्राई करें कि ऐसी प्रॉपर्टी अवॉइड करें अगर आप सेफ उस पर रहना चाहते हैं। लेकिन टूरिज़्म की जो प्रॉपर्टीज़ वैसे होती हैं वो हो सकता है कि काफ़ी दफ़ा आपको रेंटल जब जनरेट कर रही हैं तो बहुत अच्छा जनरेट करें, जब नहीं कर रही तो बिल्कुल ना करें। फॉर एग्जांपल ये नॉर्दर्न पाकिस्तान में नॉर्दर्न एरियाज़ हैं, जब सड़कें बंद हो जाती हैं तो वहाँ पे होटल्स या प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो बिज़नेस करना बंद कर देती हैं। उन्हें पता होता है कि हमने 3 महीने या हमने 6 महीने बिज़नेस करना है और बाकी पूरा साल हमने उसी के जो रेवेन्यूज़ हैं वो ही ब्रेक कर करके लोगों को देते रहने हैं। तो ये इस तरह से आपको हर स्पेसिफिक, क्योंकि किसी रीजन पे डिपेंड नहीं, हर स्पेसिफिक प्रॉपर्टी के डायनामिक्स भी डिफरेंट होते हैं रीजन के साथ साथ। दुबई वरना रेंटल यील्ड बहुत अच्छा रेंटल जनरेट करती है, लेकिन अगर ऐसे ही रिसेशन रहता है, ऐसे ही लोग फायर होते रहते हैं, तो दुबई की मार्केट में ये जहन में रखें कि ओवरसी बंदा और वो ज़्यादातर जॉब्स कर रहा है, पाकिस्तानी कर रहा है, इंडियन जाके कर रहा है, और अगर ले ऑफ्स होते हैं, पाकिस्तानियों को इंडियन को फायर करना शुरू करते हैं तो वो बंदा वहाँ पे रहेगा भी नहीं, वो स्विच बैक करेगा, वापस अपने कंट्री पे मूव करेगा फ़ौरन। तो उस प्रॉपर्टी की तब जो है रेंटल डिक्रीज हो सकता है। ये स्ट्रिक्टली डिपेंड करता है कि मार्केट किस तरह से ऑपरेट कर रही है। हर दफ़ा आपने मार्केट को देखना है, हर प्रॉपर्टी के डायनामिक्स डिफरेंट होंगे, हर इन्वेस्टमेंट के डायनामिक्स डिफरेंट होंगे। कुछ प्रॉपर्टी बहुत अच्छा कैपिटल गेन जनरेट करेगी, कुछ प्रॉपर्टी कैपिटल गेन इतना अच्छा जनरेट नहीं करेगी, लेकिन रेंटल ज़्यादा अच्छा जनरेट करेगी। मैं सजेस्ट ये करूँगा कि सेफ्टी के लिए मिडल और लोअर मिडल पे जो ऑपरेट कर रहे हैं रिसेशन के दौरान एटलीस्ट उन चीज़ों पे खेलें, बाद में आप जाके बेहतर इन्वेस्टमेंट्स या उसकी तरफ मूव करते जाएं जब मार्केट स्टेबल है। अभी डिस्काउंटेड प्राइस ये क्योंकि जहन में रखें कि कैपिटल गेंस की जो भी बात करेगा, मैं खुद भी कह रहा हूँ कि कैपिटल गेंस और वो मैंने बेयर मिनिमम पे कैलकुलेट किए हैं। मैंने साल के अंदर सिर्फ 1500 रुपये का कैपिटल गेन दिया है, 1500 रुपये भी एग्जैक्ट नहीं, मैंने सिर्फ इतना कैपिटल गेन उस पर कैलकुलेट किया हुआ है, ठीक है। लेकिन क्योंकि कुछ प्रॉपर्टीज़ और कुछ मार्केटिंग फर्म्स जो हैं वो इस तरह से कह देती हैं कि साल बाद 1 मिलियन का कैपिटल गेन हो जाएगा। कैपिटल गेन हमेशा डिपेंडेंट होता है, ये याद रखें, कैपिटल गेन हमेशा डिपेंडेंट होता है कि उस स्पेसिफिक टाइम पे मार्केट में बायर भी होना चाहिए। अगर उस स्पेसिफिक टाइम पे मार्केट के अंदर बायर नहीं है तो कैपिटल गेन ये सिर्फ हवा में है, ये सिर्फ नंबर्स हैं जो कि मेंशन हुए हैं, तब तक नहीं मिलेंगे जब तक चीज़ बिकती नहीं है। तो मेक श्योर करें कि वो कंपनीज या वो इतनी स्ट्रांग हों कि वो बाय बैक कर सकती हों। हम लोग इसीलिए माइक्रो इन्वेस्टमेंट में कर रहे हैं क्योंकि हमें पता है कि हम 12,000 रुपये की चीज़ वापस बाय बैक कर लेंगे, मसला नहीं है। जो ही ये 12 लाख पे जाएगी तो थोड़ा सा सोचेंगे, जब ऊपर जाएगी तो हम लोगों को मसला होने लग जाएगा, हमें और इन्वेस्टर्स चाहिए होंगे पूल को चलाने के लिए। तो इसीलिए हम लोग उसे बेसिक या बिल्कुल छोटे स्ट्रक्चर से लेके मूव कर रहे हैं ताकि बाय बैक के अंदर डिफ़िकल्टी ना आ रही हो इनिशियली। तो ये आपको देखना बहुत ज़रूरी होगा कि जो भी कंपनी या जो भी प्रोडक्ट है वो कितनी स्ट्रांग है, कितनी स्ट्रांग नहीं है। आई होप दैट क्लियर्स इट सर। अगर कोई कन्फ्यूजन है उसमें तो प्लीज़ लेट मी नो, मैं कोशिश करूँगा कि उससे ज़्यादा बेहतर तरीके से एक्सप्लेन कर सकूँ। नहीं सर, आपने बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया, लेकिन सर ये आप इसमें एक ज़िमनी सवाल ये है कि ये जो एम्पायर होल्डिंग आप ऑफर कर रहे हैं कि 5 मिलियन के ऊपर ऑलमोस्ट जो 3 लाख है वो एज अ रेंटल 3,60,000 रेंटल है सर। ये अभी मैंने इस पे अप्लाई किया जो एसेट क्लास अभी मेरे पास फ़ोन में जो पड़ी हुई है। डिफरेंट एसेट क्लास होगी, डिफरेंट रेंटल रिटर्न्स। हाँ जी, आई अंडरस्टैंड सर, आई अंडरस्टैंड। और तकरीबन ऑलमोस्ट हम इसको रफली भी काउंट करें मिनिमम के ऊपर कि तकरीबन 7 लाख रुपए इसका कैपिटल गेन है। चलो जी 1 मिलियन हम एक साल में कहते हैं कि हमने परफॉर्म किया, क्या ये जस्टिफाई करता है जो इन्फ्लेशन एक साल में हो जाती है? सर 20% रिटर्न ये जो है ना ये दे रहा है। ये जहन में रखें कि एक कैश फ्लो है, इन्फ्लेशन जैसे जैसे हो रही है रेंटल रिटर्न जो है वो इन्फ्लेशन के साथ एडजस्ट होना है। साल बाद जो है साल का एग्रीमेंट होता है, साल बाद रेंट भी 10% इंक्रीज होना है, ये भी जहन में रखें क्योंकि रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज हैं। हाँ, साल बाद रेंट भी इंक्रीज होना है, ठीक है। तो आपके जो रेंटल रिटर्न्स आ रहे हैं ना वो ओवर ईयर इंक्रीज होता जाएगा।
जिसे 10% का वैसे रूल है जो कि इस पे हो रहा होता है। आप सर एक बिल्डिंग जो भी आप एक मैं समझ आ हाँ जी, यानी 10% इंक्रीमेंट भी है एक साल के बाद इसमें। एक साल पे रेंटल इनकम पे भी आपका जो पहले आपका था ना कि लेकिन अगर फॉर जी एग्जांपल जी सर ये अगर हम्म एक बंदे के पास अगर इन्वेस्टमेंट ज्यादा है, हम्म आप तो माइक्रो फाइनेंस कर रहे हैं ना कि कोई 20 बंदे हैं या 10 बंदे हैं, फॉर एग्जांपल एक बंदे के पास फंड ज्यादा है या इन्वेस्टमेंट ज्यादा है, तो क्या वो एक अपार्टमेंट दो बंदे या 3 बंदे या मैक्सिमम देखो 4 बंदे शेयर कर सकते हैं? बिल्कुल ऐसी कर कोई सकते opportunity है हैं, आपके बिल्कुल पास? कर सकते हैं। स्क्वायर फीट के हिसाब से वैसे इन्वेस्टमेंट की एसेट क्लासेस बड़ी भी हैं। फॉर एग्जांपल हम इस अपार्टमेंट को छोड़ते हैं, हम ब्लू एरिया पे मूव कर देते हैं, इलिसियम बिल्डिंग है, वहाँ पे अपार्टमेंट जो है वो तकरीबन ठीक है। 2.5 करोड़ से 5.5 करोड़ तक रेंज कर रहा है। रेंटल रिटर्न जो है वो एक अपार्टमेंट 2.5 लाख से 3.5 लाख जनरेट कर रहा है। इसी तरह से आपके पास सेंटोरस में भी है। हम लोग रेजिडेंशियल होम से ज़्यादा अपार्टमेंट की तरफ इस टाइम पे इसलिए ज़्यादा फोकस्ड हैं क्योंकि वो रेंट ज़्यादा अच्छा जनरेट कर रहा है। घर जो है वो इतना अच्छा, या शॉप जो है वो इतना अच्छा रेंट नहीं जनरेट कर रही। शॉप अनटिल एंड अनलेस ग्राउंड फ्लोर और F7 या F6 में क्यों ना हो, तो फिर तो आपको अच्छा वो जनरेट करके देती है। हम लोग इसीलिए वो एसेट ऐसा ढूंढ रहे हैं जो कि रेंट अच्छा जनरेट करके दे रहा हो, पहले से रेंटेड आउट हो लंबे कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए। उसमें भी हम अपार्टमेंट या वो देखते हैं जो कि किसी ना किसी कंपनी ने लिया हुआ हो। सबसे बेहतर तो वो है। गाड़ी का अगर एसेट है, मूविंग एसेट है, तो वो ऐसा हो जो कि पहले से किसी कंपनी के पास है। कंपनीज के 4-4 साल के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। जो गाड़ियाँ जो टेल्को उठा रही है वो 4 साल आपको उसने देना ही देना है उतना रिटर्न। तो इसलिए हम लोग वही कह रहे हैं कि हम सेफ उस पर सिर्फ खेल रहे हैं, रिस्क इन्वॉल्व नहीं कर रहे। ये टाइम नहीं है रिस्क लेने वाला। जब मार्केट स्टेबल हो, अच्छा हो, नजर आ रहा हो, फिर तो रिस्क बंदा खेल सकता है। यानी जो इन्वेस्टमेंट है वो सेफर साइड पे है और उसमें वो सेफ प्लेइंग है। सिर्फ बिल्कुल सेफ प्लेइंग उस पर, क्योंकि पहले से एसेट जो है वो बना हुआ है, पहले से रेंटेड आउट है। तो ये फिक्र नहीं है कि जी अच्छा मैनेज करना है या फलाने टाइम पे रेंट पे लग जाएगा। हम लोगों ने उठा ही सिर्फ वो रहे हैं जो कि पहले से साल 2-2, 3-3, 4-4 साल के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, पहले से रेंटेड आउट है। 10% इंक्रीमेंट लगना ही लगना है। जैसे एक कमर्शियल बिल्डिंग जिसमें हम लोगों ने वर्क स्पेसेस डिप्लॉय की हुई है, हमारे 20-20 साल के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उनके साथ, कि हर साल 10% हम इंक्रीमेंट भी उन बिल्डिंग ओनर्स को दे रहे हैं रेंट में। और 20 साल का कॉन्ट्रैक्ट है कि 20 साल हम रीलोकेट नहीं करेंगे। रीज़न बीइंग कि एज अ कंपनी हमें ज़्यादा कॉस्ट लगती है कि रीलोकेट करें और मैं उसे फिर से मार्केट करूं दोबारा से। हमारे लिए ये ज़्यादा बेहतर होता है कि हम 20 साल एक ही जगह पे रखें उसे। अच्छा, ये आपने सर वो आपने कोवर्क स्पेस का जो आपने बताया कि ये एक डेस्क है या एक टेबल है, उसकी एक इन्वेस्टर जैसे कि मैं इन्वेस्टर हूँ, मैं इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, तो वो 1, 2 या 5 टेबल मैंने लेने हो, हाउ मच इट विल कॉस्ट? सर हाँ जी, कोवर्क स्पेस एरिया टू एरिया डिपेंड कर रहा होता है। अभी G8 वाला जो है उसकी एग्जैक्ट कॉस्टिंग टीम आपके साथ में एक पूरा उन्होंने उसका ब्रोशर या पोर्टफोलियो बनाया हुआ है, वो शेयर कर सकते हैं। एक सीट का वैसे जो है जो कि रेवेन्यू वो जनरेट करती है जिस कॉस्ट पे हम लोग दे रहे होते हैं, दैट्स बिटवीन 18,000 to 22,000, ठीक है, जिस पे एक डेस्क एक मंथ के लिए रेंट आउट हो रहा होता है। हम लोगों ने सबसे चीपेस्ट रखा हुआ है इस टाइम पे मार्केट में। वरना अगर जो रेजिस है मेरे ख्याल से यूके का है, वो उन पे अगर जाएं तो वो 35,000 पहले था, अभी 45 को टच कर रहा है एक सीट का। हम लोगों ने क्योंकि उसमें जो फर्निशिंग और वो रखी हुई है और लो कॉस्ट वो रखी है, उन लोगों को कैटर कर रहे हैं हम, जो कि उन कंपनीज़ को या उन लोगों को जो कि पहले इतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, जो स्टार्टअप्स हैं, जो बिज़नेस लो कॉस्ट पे ऑपरेट कर रहा है। तो हम लोग एक्चुअली उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं, जो कि पाकिस्तान के अंदर 80% बिजनेस ऐसा है जो कि छोटा या फिर एक छोटा स्ट्रक्चर है जिसका, जो कि बड़ी बिल्डिंग्स अफोर्ड नहीं कर सकता, जो कि अपनी HR के लिए हर चीज़ अफोर्ड नहीं कर सकता। तो कोवर्किंग स्पेस हम लोग का उसका आइडिया ये होता है कि अंडर वन रूफ आपको चाय कॉफ़ी की फैसिलिटी, आपको जो मीटिंग रूम्स हैं वो भी मिल गए, आपके लोग जो हैं वो अगर 12 घंटे के लिए आते हैं तो 12 घंटे के लिए आएँ, कार्ड एंटर करें, वो इस तरह से सेफ़ है, वहाँ पे अपने डेस्क पे आराम से काम करें। एक कम्युनिटी एक्चुअली उसमें है जो कि कम्युनिटी की बेसिस पे हम बिल्ड करते हैं। बहुत सारे हम लोग के कोवर्किंग स्पेसेस के अंदर बिजनेस पार्टनरशिप्स जनरेट हुई हैं। कोई वेब डेवलपर ढूंढ रहा होता है तो उसे वहीं पे नोटिस बोर्ड है, वहीं पे वेब डेवलपर मिल जाता है कोई फ्रीलांस करता हुआ। तो इट्स मोर ऑफ अ कम्युनिटी जिसकी बेसिस पे एक्चुअली, और आपका उस पर हम लोगों को एज अ बिज़नेस फ़ायदा ये होता है कि जितनी स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी है तो कोई भी बंदा उसे छोड़ के नहीं जा रहा होता। जिसने डेस्क लिया है उसकी कमिटमेंट हमारे साथ साल 1.5 साल की। ऐसे लोग हैं
जो कि 3-3 साल से अभी तक उसी डेस्क पे एसोसिएटेड हैं, अपनी टीम्स एक्सपैंड कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हमारे पास आए, हम अंदर ट्रेनिंग्स जो दे रहे होते हैं कि जो एक बंदा इंडिविजुअल आया था जिसने अपनी कंपनी स्टार्ट की थी, इस टाइम पे वो पूरा फ्लोर होल्ड कर रहा है। तो ये एक कम्युनिटी और उसके अंदर हम लोग काम करते हैं। डेस्क हम लोगों ने इसीलिए चीपर रेट पे रखे हुए हैं, 18,000 से 22,000 पे हम लोग उसे ऑफ़र कर रहे होते हैं डिपेंड, और जो कि पॉश जगहों पे है, और टी कॉफ़ी साथ फ्री ऑफ़र, इंटरनेट जो है आपको फ्री है, इलेक्ट्रिसिटी आपको फ्री है उसके साथ साथ। और सिर्फ इसलिए है कि एक इकोनॉमिक साइकिल जो है वो ज़्यादा बेहतर बिल्ड हो रहा हो। हमारे इन्वेस्टर्स जो हैं, क्योंकि पिछले वाले जो थे हम लोगों ने बिल्डिंग्स की पार्टनरशिप्स ही की हुई थी, जिनके टॉवर्स हैं उनके साथ जेवीज करके हम लोगों ने शुरू की थी, और उन्हें भी बहुत अच्छे अच्छे रिटर्न मिले हैं। रीज़न बीइंग कि जहाँ ये इंडिविजुअल सीट्स होती हैं, उसी तरह से हमने कोवर्किंग स्पेसेस के अंदर ऑफिस बूथ्स भी रखे हुए हैं जो कि मैनेजर्स या उन्हें ऑफ़र होते हैं जो कि लेना चाहें। फिर कुछ हमारे ऐसी कोवर्किंग स्पेस है जिस पे पूरा फ्लोर इंटरनेशनल कंपनीज़ ने लिया हुआ है। एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी है, वो लकीली उस टाइम पे जब गुलबर्ग ग्रीन्स के अंदर इतने ज़्यादा रेवेन्यूज़ नहीं जनरेट कर रही थी जगह, उस टाइम पे 1500 स्क्वायर फीट के ऑफिस पे हम लोगों ने जो रेंट आउट किया हुआ था, दैट वाज समवेयर अराउंड 5.5 लाख इंटरनेशनल कंपनीज़ को, जो कि उस पूरे एरिया में 1500 स्क्वायर फीट के हिसाब से सबसे ज़्यादा रेंट था। तो इस तरह के सर उस पर कभी कभार अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं जो कि बहुत अच्छा आपको इस तरह ऑप्शन दे रही होती हैं। जैसे कि अभी डिमांड जो है चाइनीज़ कंपनीज़ हैं, वो उनकी रिक्वायरमेंट्स हैं 200 अपार्टमेंट्स जिन्हें एक ही बिल्डिंग में चाहिए, एंड दे आर विलिंग टू डू 10 ईयर कॉन्ट्रैक्ट। और कहते हैं कि जी 10 साल का हम ऐसा कॉन्ट्रैक्ट करें, हमें 200 अपार्टमेंट एक ही बिल्डिंग में वहाँ चाहिए, क्योंकि उन्होंने अपनी पूरी वर्कफोर्स डिप्लॉय करनी है वहाँ पे। उसमें 2 ऑप्शंस होते हैं, अगर आप मतलब 1000-2000 इन्वेस्टर मिल के पूरी बिल्डिंग ले लेता है जो कि 200 अपार्टमेंट है, तो वो 10 साल के लिए उसकी इन्वेस्टमेंट बिल्कुल सिक्योर हो गई। उसे पता है कि 10 साल मुझे रेंटल रिटर्न आता रहना है, और मुझे 10% इंक्रीमेंट भी आता रहना है, और कैपिटल गेन या फिर जब मैं एग्जिट करना चाहता हूँ तब मैं एग्जिट भी करके जा सकता हूँ, क्योंकि कंपनी ही बायबैक पॉलिसी दे रही है। तो वो इस तरह से पास सारी कंपनी है, चाइनीज कंपनी जो सर ये तो अभी की डिमांड है, ये जिसकी मैं बात कर रहा हूँ ये तो अभी की डिमांड है, वो कंपनी अभी भी ढूंढ रही है। इशू ये है कि पूरे इस्लामाबाद के अंदर 200 अपार्टमेंट इकट्ठा नहीं मिल रहा। आपको आवाज़ आ रही है? मेरे ख्याल से सॉरी इंटरनेट कनेक्शन थोड़ा जी वो अनस्टेबल हुआ था। मैं बताता हूँ, मैं कह रहा हूँ ये जी अभी ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये अभी की रिक्वायरमेंट है। ये कंपनी जो है ये अभी एग्जिस्टेंस में है, ये अभी की रिक्वायरमेंट है, उनकी डिमांड है। इशू सिर्फ ये है कि इस्लामाबाद के अंदर, मेन इस्लामाबाद के अंदर हमें 200 अपार्टमेंट इकट्ठा नहीं मिल रहा जो उन्हें प्रोवाइड कर सकें, कि वो क्योंकि लोकेलिटी अच्छी चाह रहे हैं, तो 200 अपार्टमेंट इस तरह से जनरेट करके देना, वो गुलबर्ग और उस साइड पे तो फिर भी हो जाता, लेकिन वो उनकी डिमांड नहीं है वहाँ की जगहों की। राइट सर जी। अच्छा सर, मैं आपका नंबर है मेरे पास व्हाट्सएप, तो मैं इंशाल्लाह प्राइवेटली ना आपसे कल को या परसों को मेरा ऑफ डे है, तो मैं इंशाल्लाह आपसे इस बारे में ना इन्वेस्टमेंट के बारे में आप किसी टाइम कनेक्ट कर लें, मैं इंशाल्लाह आपको कह दूँगा। परफेक्ट सर। जी जुनैद साहब, मैंने सर आपको भी अनम्यूट का उस पर दिया है, प्लीज़ आप जो भी आपके सवालात हैं वो आप पूछ सकते हैं। जुनैद साहब मैंने आपको सर ऑप्शन दे दिया अब अनम्यूट करने का। जी सर आपका हो गया अनम्यूट माइक। वालेकुम अस्सलाम सर, आपको आवाज़ क्लियर आ रही है मेरी? जी जी बिल्कुल क्लियर है सर। तब मेरा सवाल जो उस कोर्स से हवाले से कि आपने कहा था 8% के हिसाब से कंपाउंडिंग करनी है, मतलब अमाउंट का जो भी है, ठीक है। अब यहाँ पे जो इन्फ्लेशन का रेट है ना 24-24.5% 25% पे टच कर रहा है ये 4-5-6 महीनों से, तो इसको कैसे बीट करें हम? पहला सवाल। दूसरा सवाल ये कि अगर हम जैसे आपको मैंने स्टेक की वीडियो शेयर की थी, मेरा उसमें स्टेक की वीडियो शेयर करने का ये था, अगर हम आउटसाइड पाकिस्तान जाते जैसे क्या डेप्रिशिएट होता है, अगर हम वहाँ से बाहर की मतलब कंपनीज में अगर हम किसी भी तरह की स्टॉक्स हो गई या डिविडेंड यील्ड के हवाले से कंपनी हो गई या रीट हो गई कोई, उस पर इन्वेस्टमेंट करते हैं, या फिर उसको अगर हम पाकिस्तान लेके आते तो जब तक रुपया डिप्रिशिएट होता है तो ज़्यादा कोई ना कोई करेंसी अप्रिशिएट हो रही होती है, तो इसका बेनिफिट हमें यूँ होता है। तो इस सेंस में फिर आप क्या मशवरा दें?
अच्छा देखिए, उस पर ये है कि वो कंट्री टू कंट्री भी वेरी कर रहा है कि आप कहाँ पे परचेजेस कर सकते हैं, कहाँ पे नहीं कर सकते। हर जगह पे आप अपनी ओनरशिप नहीं रख सकते रियल स्टेट की या फिर स्टॉक्स की भी, तो वो एक थोड़ी सी चीज़ें होती हैं। अच्छा अगेन स्टॉक्स वाले कोर्स के अंदर हम लोगों ने ये करेंसीज फॉरेक्स पूरा डिस्कस किया था कि किस बेसिस पे हो रहा होता है, उसके बैक एंड पे भी बहुत मैसिव कैलकुलेशंस जा रही होती हैं। आप ब्लाइंडली किसी भी करेंसी को फॉलो नहीं कर सकते कि ये अप्रिशिएट करेगी ये डेप्रिशिएट करेगी। उसके अंदर उनकी पब्लिक पॉलिसी, गवर्नमेंट पॉलिसी जो होती है करेंसी को लेके, वो बहुत ज़्यादा मैटर कर रही होती है। अगेन मैं जैसे पहले ही मेंशन कर रहा था कि हम लोगों का अपना गोल भी यही है कि हम भी अल्टीमेटली इंटरनेशनल प्रॉपर्टीज़ पे ही मूव करें। डिपेंड करता है क्योंकि द वर्ल्ड जो ऑयस्टर, कुछ कंट्रीज़ के अंदर जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं वो बहुत अच्छा रिटर्न रेट्स मिल रहे होते हैं, एक्सचेंज रेट की वजह से वो और भी बेहतर हो जाता है। तो हम लोग भी उसी तरफ मूव कर रहे होंगे। उस पर भी लेकिन डिपेंड करता है कि कौन सा कंट्री किस स्पेसिफिक टाइम पे। फॉर एग्जांपल मालदीव्स होटल्स और वो बहुत अच्छे रिटर्न्स देते हैं, लेकिन पीछे कोविड और वो स्ट्रक हुआ, ट्रैवल टूरिज्म बंद हुआ, तो इस तरह के बहुत सारे कंट्रीज़ जो हैं उनके रेवेन्यूज़ बहुत एक्सट्रीम लेवल पे फॉल कर गए। तो ट्रैवल एंड टूरिज्म को भी आपने ख़ास उसमें रखना होता है। इकोनॉमिक करंट सिचुएशंस जो हैं उस मुल्क की भी ज़हन में रखनी होती हैं। जैसे यूके इन्फ्लेशन और ऊपर जा रही है, लिविंग कॉस्ट और ऊपर जा रही है, लोगों ने सर्वाइव लेकिन करना है। इशू और वहाँ पे इन्वेस्टमेंट इस टाइम पे अच्छी है कि यहाँ आप वहाँ इन्वेस्ट करें, रिटर्न्स आएंगे। इशू सिर्फ तब पॉप अप करेगा अगर मैसिव ले ऑफ्स होने लग गए, तब लोग एग्जिट भी उसे कर रहे होंगे। दूसरा इशू ये है कि वहाँ पे अभी सबको पता है कि हेल्थ केयर के लिए उन्हें लोग चाहिए, उन्हें वर्कर्स चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा, तो वो तो वेलकम कर रहे हैं। वेलकम करने का मतलब ये है कि वहाँ पे जितनी भी प्रॉपर्टी या रियल स्टेट है उसने इंक्रीज़ होते रहना है, उसने रेंटल जनरेट करना ही करना है। तो हर कंट्री, हर मार्केट, हर प्रॉपर्टी, हर चीज़ पे, हर स्टॉक पे ये वेरी करेगा हमेशा। आपने जो आपके देखने वाली चीज़ है वो ये है कि आपके गोल्स क्या हैं, आप क्या चाहते हैं किस तरह की। दूसरी चीज़ ये है कि जो 24% 25% इन्फ्लेशन रेट्स हैं उसे सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ बीट कर रही सकती है, वो है कैश फ्लोज। जब तक आपके कांस्टेंट कैश फ्लो है, जब तक आपका कैश फ्लो इन्फ्लेशन के हिसाब से इंक्रीज करता जा रहा है, कैपिटल गेन नहीं कैश फ्लो, जब तक आपके पास लिक्विड कैश आ रहा है जो कि आप स्पेंड कर सकते हैं, जो कि आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, तब तक आपको इन्फ्लेशन फील नहीं होगी। जिस दिन आपका कैश फ्लो स्टैटिक हो गया और इन्फ्लेशन इंक्रीज होती रही तो आपकी परचेजिंग पावर कम हो रही है, तब आपको दर्द होना शुरू होगा। तो हमेशा गोल ये होना चाहिए आपका कि आपके कैश फ्लो जनरेटिंग बिजनेसेस, कैश फ्लो जनरेटिंग इन्वेस्टमेंट्स जो हैं वो ओवर टाइम इंक्रीज होती रहें, ताकि जितनी भी इन्फ्लेशन हो उसके हिसाब से आपका कैश फ्लो ज़्यादा बेहतर चलता रहे। जब कैश फ्लो किसी अच्छे से अच्छे बिजनेस में, अच्छी इन्वेस्टमेंट के अंदर, किसी भी चीज़ में कैश फ्लो ख़त्म होगा, कैश फ्लो बंद होगा, तो तब इन्वेस्टर को तकलीफ होगी, तब बिजनेसमैन को तकलीफ होगी। जब तक बिजनेस पैसा जनरेट कर रहा है, जब तक इन्वेस्टमेंट पैसा जनरेट कर रही है, सबको अच्छी लगती है। कैपिटल गेंस पे इसलिए मैं कहता हूँ कि रिसेशन छोड़ें, किसी भी टाइम पे रिलाय नहीं करना चाहिए। उसका इशू ये है कि वो एसेट बिकेगा तो तब आपको कैपिटल गेन मिलेगा। जब तक एसेट बिकेगा नहीं, आपको कैपिटल गेन नहीं मिलेगा। हो सकता है बहुत अच्छा कैपिटल गेन हो, कैपिटल गेन मोस्टली ऑन पेपर है हर तरह की चीज़ के अंदर। ऑन पेपर इस वजह से है कि उसके लिए आपको बायर चाहिए उस स्पेसिफिक रेट पर, बायर उस स्पेसिफिक रेट पर नहीं है तो आपको कुछ नहीं मिल रहा। इसीलिए मैं हमेशा इन्वेस्टर्स जो उन्हें प्रेफर करता हूँ, बेशक छोटा इन्वेस्टर हो, बड़ा इन्वेस्टर हो, जिस तरह का भी हो, कि अपना पोर्टफोलियो ऐसे रखो कि कुछ चीज़ कैपिटल गेन के लिए छोड़ो आप, जिस पे आप रिस्क ले सको। जिस पैसे पे वो पैसा जिस पे आप रिस्क नहीं ले सकते, या वो पैसा जो कि आपके पास पड़ा हुआ है लेकिन ओवर टाइम डेप्रिशिएट हो रहा है, उसे आप ऐसे एसेट क्लासेस में पुट करें जो कि आपके कैश फ्लोज जनरेट कर रहे हो। लाजमी नहीं है कैश फ्लो रियल स्टेट हो या इस तरह की चीज़ें हो, बहुत सारा और बिजनेस है जो कि पैसिव इनकम जनरेट करता है ओवर टाइम। यूट्यूब जनरेट करके देता है, आपकी रॉयल्टीज़ होती हैं, चीज़ों से आ रही होती हैं, वो आपको जनरेट करके देता है इनकम। तो अपनी एफर्ट्स, अपना टाइम, अपना पैसा उन चीज़ों पे इन्वेस्ट करें इन स्पेसिफिक टाइम पे जो कि आपके कैश फ्लोज जनरेट करके दे रहे हो, अच्छे कैश फ्लोज, अच्छी इनकम स्ट्रीम्स। मोस्टली लोग रिसेशन में जो वर्किंग क्लास है वो यही करती है, वो अपने स्किल्स और डेवलप करना शुरू कर देती है। वो फ्रीलांस पे भी काम साथ में शुरू कर देगी, वो डबल टाइम स्पेंड करना शुरू कर देगी काम करने के लिए, क्योंकि उसने जो उसकी परचेजिंग पावर डिक्रीज़ हो रही है, जो उसे मीट करना है, लिविंग स्टैंडर्ड को मीट करने के लिए उसे और काम करने पड़ते हैं उस टाइम पर। तो उसी तरह से इन्वेस्टर या बिजनेसमैन के लिए ये होता है कि वो भी मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स पे ओपन
फैलता जाए। पहले एक प्रॉपर्टी रेंट जनरेट करती थी, कंपाउंड करके पैसे जोड़ के दूसरी भी इंक्रीज़ कर दे, रिसेशन वाले टाइम पे दूसरी ऐड कर दे, उसमें ऑटोमेटिकली आपका कैश फ्लो जो है उस स्पेसिफिक टाइम पे डबल हो जाएगा। उस टाइम पे क्योंकि आपको कैश फ्लो चाहिए, तो उस टाइम पे आपका फोकस कैश फ्लो की तरफ होना चाहिए। आप बहुत सारे हम लोगों ने क्योंकि कलेक्टिवली एज अ नेशन एक ये भी गलती की थी कि वीव इन्वेस्टेड सो मच मनी इनटू प्रोजेक्ट्स दैट weren't completed, जो कि अभी वहीं के वहीं खड़े हुए हैं। हम लोगों ने फ्यूचर पे एज्यूम करके अपने फ्यूचर पे पैसा लगा दिया, अपने कभी भी हमने करंट पे पैसा नहीं लगाया, ऐसे एसेट पे नहीं लगाया जो कि कल से हमें रिटर्न दे रहा हो, ताकि हमारा लिविंग स्टैंडर्ड मीट हो रहा हो या फिर मेंटेन हो रहा हो या बेहतर हो रहा हो। तो हमेशा ऐसे एसेट पे फर्स्ट फोकस अपना ऐसे एसेट पे रखें जो कि आपको लिक्विड कैश फ्लो दे रहा हो, ताकि उस कैश फ्लो को आप यूटिलाइज़ करके अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी गुजार सकें, अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी को और बेहतर कर सकें। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको पता है कि आपके फ्यूचर में आप डाउन द रोड 5 साल बाद 10 साल बाद कोई ऐसा ख़र्चा आने वाला है जिसे आपने मैनेज करना है, तो आप उसके लिए पहले से प्लान करके उसकी इन्वेस्टमेंट प्लेस करना शुरू कर देंगे। डाउन द रोड जब 5 साल या 10 साल होंगे तो एक तो आपको रेंटल रिटर्न जो आया वो आप बेशक कंपाउंड करते रहें उस पर, उसी से और स्क्वायर फीट परचेज़ करते रहें, और डाउन द रोड 10 साल में उसका कैपिटल गेन और वो सब कुछ इतना बन गया होगा कि आपका उस टाइम पे जो एक्सपेक्टेशन है खर्चे की वो निकल सके। स्टॉक्स के कोर्स हम लोगों ने जब करवाया था उससे पहले, क्योंकि इंस्पिरेशन उस कोर्स की ताहिर साहब थे जो कि हमारे साथ ट्रैवल भी करते रहते हैं। ताहिर साहब का एक बहुत ही अमेजिंग फार्मूला है, वो सिर्फ स्टॉक्स इन्वेस्टमेंट पे बेस्ड हैं, वो सिर्फ इन्वेस्टमेंट करते हैं और कोई जॉब नहीं है उनकी और कुछ भी नहीं करते वो। उन्होंने इनिशियली जब शुरू किया था तो तकरीबन 1 करोड़ की इन्वेस्टमेंट थी, जो कि अभी तक कंपाउंड हो के 6.5 करोड़ की इन्वेस्टमेंट बन चुकी हुई है। वो 6.5 करोड़ की इन्वेस्टमेंट उन्हें हर 3 महीने बाद 15 लाख रुपया दे देती है, और वो उस 15 लाख रुपए से बाकी अपने सारे खर्चे चला रहे हैं। उसमें से कुछ वो री इन्वेस्ट कर देते हैं, कुछ से वो अपने खर्चे पूरे कर लेते हैं। बहुत स्टॉक का इन्वेस्टर ऐसा भी है जिसने इस तरह से अपना पोर्टफोलियो ब्रेक किया होता है कि हर महीने उन्हें डिविडेंड मिल रहा हो, क्योंकि हर कंपनी डिफरेंट मंथ में डिविडेंड दे रही होती है। बहुत सारे ऐसे इन्वेस्टर हैं जिन्होंने रियल स्टेट और स्टॉक को मिक्स किया हुआ है, ताकि स्पेसिफिक जगह से उन्हें स्पेसिफिक रिटर्न्स आते रहें, क्योंकि अपना लाइफस्टाइल मेंटेन कर सकें। जी जी सर। जैसे हर महीने आपने कहा कि डिविडेंड देती है, ये सिर्फ ये जो मैंने पढ़ी थी ना ये चीज़, ये सिर्फ अमेरिका की कंपनीज हैं जो कि मंथ टू मंथ फॉल करती रहती है, जो कि नहीं, मैं उस तरह से बात नहीं कर रहा। मैं ये कह रहा हूँ कि उन्होंने पोर्टफोलियो ऐसे डाइवर्स किया होता है। फॉर एग्जांपल OGDCL जनवरी में देती है, एज्यूम करते हैं हम, ठीक है, तो कोई और कंपनी है जो कि डिविडेंड उसका जो ईयर है ना वो किसी और टाइम पे दे रही हो। अमेरिकन कंपनीज भी हैं, लोकल भी कुछ जो हैं वो क्वार्टरली बेसिस पे, बाय एनुअली बेसिस पे या एनुअल बेसिस पे देती हैं। आपने अपने पोर्टफोलियो को रखना ऐसे होता है सिर्फ कि आपका साइकिल उस पर चल रहा हो। जी सर। एग्जैक्टली, मैंने सर ऐसे ही करा हुआ है कि जैसे कोई मिसाल बैंक है 4 महीने मतलब साल में 4 बार डिविडेंड देती है। अब इसका जो जिस मंथ में क्वार्टर, जैसे फरवरी में इसका क्वार्टर मतलब एंड होगा तो वो देगा, वो जून में गिरता है, सितंबर में गिरता है। ऐसी कैलकुलेशन तो मैंने भी करी, उसी हिसाब से मैंने परचेज किया। जैसे फरवरी में गिरता है, मार्च में गिरे, फिर जुलाई में गिरे, अगस्त में गिरे, कुछ हद तक तो ऐसे ही बना के रखा है मैंने। सर मेरा सवाल ये, तो मैंने आपकी जब 1 साल हो गया 6 महीने में मैं सर से प्रोसेस कर रहा हूँ, तो मैं इस माइंडसेट में भी आया हूँ कि भाई इस तरह से भी इन्वेस्टमेंट हो सकती है। तो सर अब मेरा जो बेसिक सवाल हमेशा, मैं किसी भी बंदे से जब मुझसे ज़्यादा एक्सपर्ट है तो उससे मैं ये पूछता हूँ कि भाई मेजर पाकिस्तान का मसला वो छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट का है। अब मिसाल तो कोई 5,000 का इन्वेस्टमेंट हर कोई बंदा कर सकता है। मैंने एक वॉइस नोट भी छोड़ा था किसी भी एक यूट्यूबर का, कि उसने अपने पोल चलाया था इंस्टाग्राम के पेज पे, कि उसने भी कहा कि आपने सुनी होगी वो बिल्कुल आपके, मैंने वो भी सुना था, मैं उस पर एड्रेस कर देता हूँ। अभी जैसे मैंने इसे ब्रेक किया ना, जो हम लोग एम्पायर होल्डिंग्स की बात कर रहे हैं, हम कहते हैं कि एक अपार्टमेंट है जिसे हमने ब्रेक कर दिया 12,000 रुपये स्क्वायर फीट पे। तो इसका मतलब ये है कि अल्टीमेटली हम उसी चीज़ पे जा रहे हैं कि जिसके पास 12,000 है ना, वो 1 स्क्वायर फीट परचेज करके उस पर रिटर्न लेता रहे। इस इन्वेस्टमेंट को, इस पूल को मैं तोड़ के छोटा करके इतने पे लेके जाना चाह रहा हूँ कि 500 या 1,000 रुपये वाला बंदा भी कर सके, लेकिन दैट विल टेक सम टाइम, क्योंकि उसके पीछे फाइनेंशियल अकाउंटिंग बहुत बड़ा सिस्टम आपको चाहिए जो कि चल रहा है। पीछे एक बड़ा सर्वर चाहिए आपको जो कि उतनी अकाउंटिंग या उतनी कंप्यूटिंग पावर प्रोवाइड कर रहा हो। तो होपफुली आहिस्ता 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 करके उसकी तरफ जाएंगे।
अभी हम लोगों ने जो है हम लोग इतना ही उसे ब्रेक कर सके हैं कि अकाउंटिंग जिसकी हम ह्यूमनली पॉसिबल हो, हमारे छोटे सिस्टम्स जो हैं जो कि उसे हैंडल कर सकें। इसी वजह से हम लोग अभी लिमिटेड इन्वेस्टर्स या लिमिटेड प्राइसिंग या उस पर जा रहे हैं, जिस पे हम लोगों ने चंक्स जो तोड़े हैं वो तकरीबन